नमस्कार दोस्तों। मैं हर साल जब भी टॉप 300 सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ, आपसे एक बात कहता हूँ। आज फिर से वो बात कह रहा हूँ, आप जितनी जल्दी इसे समझ लेंगे उतनी जल्दी सफल हो जाएंगे और इस तैयारी के जाल से बाहर निकल जाएंगे, वरना आप भी बाकी लोगों की तरह गोल गोल इसी में घूमते रह जाएंगे। बात बड़ी सीधी सी है। देखिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। आप भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी ढेर सारी किताबें पढ़ रखी हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पूरी लाइब्रेरी बना रखी है और उन्हें इस बात पे गर्व भी होता है। करिए गर्व, सिलेक्शन तो नहीं हुआ। और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो दिखाते हैं कि हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं। क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आपने उन टॉपिक्स को तैयार किया जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और क्या उस एंगल से तैयार किया जैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अगर आपने ये काम 6 महीने में कर लिया, आपकी तैयारी हो गई। साल भर में कर लिया, आपकी तैयारी हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर की चीज़ें करने की। और जो लोग ये नहीं जानते, जो लोग इस तरीके से तैयारी नहीं करते, वही लोग इसमें फंसे रहते हैं और आगे भी फंसे रहेंगे। ये काम आसान बनाने के लिए हम टॉप 300 की सीरीज़ चला रहे हैं। ये लगातार 5वां साल है जब हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपका बेसिक थोड़ा सा ठीक ठाक है और आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लिए, तो आप आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। और आपने सबूत भी देखे हैं। फिलहाल एक बात मैं आपको बता दूं यहीं पर, कि अब से ये नोट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको दी जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा था, उसको थोड़ा और अच्छे से बता दूं। आपको कैसे भरोसा होगा कि टॉप 300 टॉपिक्स हमें पढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए? एक प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइए देखिए। 2022 में 130 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से आए। 23 में देख लीजिए, 24 में देख लीजिए, 25 में देख लीजिए। हर साल लगातार कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं। अब क्या चाहिए? बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ हम आपको सबूत दिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही पढ़िए। अगर आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया, आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। फिलहाल ये वीडियो सीरीज़ तो चल ही रही है, लेकिन अगर आप जल्दी से तैयार करना चाहते हैं, ये सीरीज़, इसकी नोट दी जा चुकी है। जल्दी से तैयार करना चाहते हैं, बार बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगी। ये हमारा मोबाइल ऐप है, आप उस पर भी नोट ले सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, बतानी ज़रूरी है। आपको नोट अभी ले लेना चाहिए, और नोट लेके जब आप पढ़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा। आपने नोट पढ़ ली है, फिर वीडियोज़ आ रही हैं, आप और अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपने ध्यान नहीं दिया, कहाँ आपने चीज़ों को उस तरह से नहीं समझा जैसे समझा जाना चाहिए। तो ये फ़ायदा है, एडवांस में नोट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो तो धीरे धीरे अपनी आती रहेंगी। तो इसमें इतना ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स पढ़ते हैं। टॉप 300 सीरीज़ के तहत हमारा पहला विषय है राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी। और इस विषय के तहत हमारा पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। अब इससे पहले कि हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, एक बहुत ही स्पेशल बात आपको याद दिलाता हूँ जो इस सीरीज़ को खास बनाती है। और ये बात आपको किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपको प्रतिस्पर्धा करनी है, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, कितने ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपके साथ जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से कितने लोगों से बेहतर आप हैं। क्या आप टॉप के उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जाएगा? सिर्फ इसी से फ़र्क पड़ेगा। और उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस नज़रिए से पढ़िए जिस नज़रिए से एक एग्ज़ामिनर सोचता है, जिस नज़रिए से प्रश्न बनाए जाते हैं। हम यही कर रहे हैं। आप जानते हैं ये लगातार 5वां साल है टॉप 300 सीरीज़ का। जब भी मैं टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि ये टॉपिक का मतलब ये मेन टॉपिक हो गया, उसके अंदर ये हेडिंग है और ये बातें हैं, मैंने पढ़ दी, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। ये काम कोई भी कर सकता है। मैं पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ कि आपको बताऊँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस एंगल से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। ये सारी बातें हम समझते हैं। और जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं ना, तो एक समस्या आपकी वो लास्ट वाली भी ख़त्म होती है, एग्ज़ाम के टाइम वाली, कि सर हमने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन सब भूल रहा है। इसलिए भूल रहा है क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा था,
उस नज़रिए से नहीं पढ़ा था जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। जब आप रिवाइज करते हैं लास्ट में तो भी ये समस्या आती है कि बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत लेंथी सिलेबस दिख रहा है। भाई आपने कई बार पढ़ लिया, अब रिवीजन में तो कम दिखना चाहिए। कम इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आपको वो बिंदु नहीं ध्यान में आ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पर एक नज़र मार लेनी चाहिए। उसकी शुरुआत अभी से करिए, मेरे साथ करिए, और एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन्हें घोल के पी जाइए। जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम होगा, फिर से मैं सबूत दिखाऊंगा। अब आप खुशी मनाएंगे कि शोक मनाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस टॉपिक को कैसे तैयार किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी नज़रिए से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आगे की इस टॉपिक की जो भी सीरीज़ चल रही है उसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं संवैधानिक विकास की। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। मेरे ख्याल से आप जानते हैं लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। इस संवैधानिक विकास के तहत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें ना, अपने आप से पूछ लीजिए पहले ही कि हम इसके तहत क्या जानने वाले हैं, मतलब मैं क्या जानने वाला हूँ, जानने वाली हूँ। अगर बिल्कुल ही नया टॉपिक है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले ही बता दें कि इसमें आप क्या सीखेंगे। फिलहाल संवैधानिक विकास जब आप पढ़ते हैं तो इसके तहत हम ये देखते हैं कि आज का जो हमारा संविधान है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी नींव क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जो चीज़ें हमने अलग अलग रूपों में आज शामिल कर लिया है अपने संविधान में, वो कहाँ से आया, वही सब हम सीखते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है। हो सकता है कि इसका कोई और ख़ास महत्व आपके जीवन में ना हो, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये तो जानना पड़ेगा। तो संवैधानिक विकास की शुरुआत में, मतलब यूँ कहें कि जहाँ से इसकी नींव पड़ रही है, उसमें हम देखते हैं कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कहूँ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इसमें ये बात एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो भी शायद ये उतनी बढ़िया बात नहीं होगी। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी तो ये चैप्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था, बहुत कठिन लगता था कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका ही मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसके अंदर क्या करेंगे हम। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, इसका मतलब ये है कि उस समय 1773 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ शासन कर रही थी। इतिहास में आप पढ़ेंगे, पढ़ाई होगा। वो कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन वो कहाँ की कंपनी थी, वो ब्रिटेन की कंपनी थी। ठीक है, अब ब्रिटेन में है एक सरकार, सरकार से परमिशन लेके आए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राज्यों से किसी से झगड़ा करके, किसी से संधि करके, किसी को हड़प के अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। अब वहाँ की जो सरकार थी, उन्हें लग रहा था कि ये कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो इन्हें हम कैसे अपने कंट्रोल में भी बनाए रखें। तो वहाँ की सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग कानून बनाए। अभी आप देखेंगे 1857 की जब क्रांति हो जाएगी तो सरकार कहेगी बस अब तुम रहने दो, तुमने ज़मीन तो हथिया ही ली है, वहाँ पे एक अपना विस्तार भी कर लिया है, तो अब हम मानेंगे कि डायरेक्ट हम शासन करेंगे। वो कहानी अभी देखेंगे आज ही के लेक्चर में। लेकिन वहाँ की सरकार ने कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बनाए। और वो कानून हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं और संविधान के डेवलपमेंट से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने नींव का काम किया था। ये बात समझ में आ गई। तो उसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कानून बना उसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, कि कंपनी को रेगुलेट करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। अब समझ में आ गया कि ये कानून कौन बना रहा है, कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। यूपीएससी में भी, पीसीएस एग्जाम में भी। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। वहाँ की सरकार ने कहा कि ठीक है, आप जो प्रशासन कर रहे हैं आप मान्यता देते हैं आपको, ठीक है, अब रिकॉग्नाइज हम कर रहे हैं कि आप जो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो राज्य विस्तार की बात हो, यहाँ के राजाओं से संधि करना, और भी जो चीज़ें हैं, ये मान लिया गया कि ठीक है आप करिए, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। एक बात ये की गई कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसे इस लाइन में आप समझ पाएंगे अच्छे से कि केंद्रीय प्रशासन की नींव का क्या मतलब है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये कथन आपसे पूछा जाता है पीसीएस परीक्षा में भी, यूपीएससी में भी, कि किस कानून के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो आप समझिए, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन, अब ये चर्चा चलेगी
वर्तमान तक आप आएंगे तब भी ये चर्चा चलेगी। इसमें हुआ क्या था, बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल में गवर्नर होता था, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर होते थे बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में। तो उसमें से इन तीनों में से जो एक गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर होगा, उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और ये पहले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपने पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्न देखे हों, अगर आपने यूपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न देखे हों, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार दिख जाएगा। सीधा सा प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या अलग अलग तरीके से ये बात आपसे पूछी गई है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि किस कानून के तहत पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, तो भी ध्यान रखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसमें बंगाल का जो गवर्नर था ना, गवर्नर तो बाकी जगहों पे भी थे, मद्रास और मुंबई में भी, बंगाल वाले को गवर्नर जनरल कहा गया। अब ये इनसे ऊपर हो गया, क्योंकि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे ये उसके अधीन हो गए, उसके नीचे आ गए। जैसे आज के सिनेरियो में हम देखें तो डायरेक्ट तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। केंद्र सरकार है, उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं, फिर राज्य सरकारें हैं, उनके पास थोड़ी कम शक्तियां हैं। ये सिर्फ अपने राज्य में प्रशासन और कानून व्यवस्था वगैरह देखती हैं, बाकी केंद्र सरकार पूरे देश के मामले में देखती है। वैसे ही कुछ कुछ वैसा ही शुरू हुआ कि बंगाल का गवर्नर, उसके पास ज़्यादा पावर हो गई और मद्रास और मुंबई वाले उसके अधीन हो गए। ये बात समझ में आ गई। यह कथन कई बार आपसे पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में की गई थी, कानून यही वाला था। और कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टॉपिक पढ़ते समय अगर आपको ध्यान है कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं तो मज़ा आ जाता है, तब आप भटकते नहीं, ज़बरदस्ती जहाँ तथ्य पढ़ने हैं वहाँ कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करते। बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया, तथ्यों पर फोकस करिए। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अच्छा, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने से रोक दिया गया। आपने इतिहास पढ़ा होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा ही, तो आपको पता होगा कि ऐसा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी निकलते थे अपने काम पे, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो इस बात का भी स्कोप है कि हम अपना खुद का व्यापार करने लगे। आए थे कंपनी के तहत काम करने के लिए, अब खुद का निजी व्यापार कर रहे हैं। जो कंपनी में लगे हुए हैं वो वहाँ के जो जमींदार वगैरह होते थे, उनसे रिश्वत उपहार ये भी लेते थे। ठीक है, तो इस पे रोक लगा दी गई, क्योंकि इससे कंपनी की कमाई पे असर पड़ रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो कंपनी पर निगरानी रखेगा। तो ये चीज़, ये व्यवस्थाएं की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें। देखिए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट आया उसको हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आया। इसमें क्या प्रावधान किया गया? कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ध्यान से समझिए, इसके पहले जो हमने देखा उसमें यह था कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। कई बार ऐसा होता है कि कथन मिलता जुलता है, स्टेटमेंट वाला जो कथन आप देखते हैं यूपीएससी में, कथन मिलता जुलता है और आपने पढ़ा है कि हाँ राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का कुछ तो था, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने जो देखा उसमें कहा गया था कि मान्यता दी गई। इसमें कहा गया कि कंपनी के जो काम है एक साथ ये राजनीतिक और प्रशासनिक काम हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। राजनीति वाला जो काम है इसको अलग तरीके से किया जाए, अलग रखा जाए। इसको प्रशासन कैसे चलाना है, अपने प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, इसे अलग किया जाए, सुविधा हो जाएगी। ठीक है, और आप जानते हैं कि कानून कौन बना रहा है? ब्रिटेन की सरकार बना रही है। तो उन्हें भी अपनी सहूलियत देखनी है कि यार कंपनी को कैसे ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जाए। ठीक है। अच्छा, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो भी राजनीतिक मामले हो रहे थे, मैंने शुरू में आपको बताया, चाहे वो राज्यों के साथ लड़ाई हो, संधियां हो, जो भी हो, तो उस पर निगरानी रखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। उसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। ये तथ्य आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और द्वैध शासन की शुरुआत हुई।
मज़ेदार बात देखिए, द्वैध शासन आपको अलग अलग जगहों पर कई बार दिखेगा। इस सीरीज़ में जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, ये बताना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अगर ये नहीं समझते तो अलग अलग टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे अभी द्वैध शासन की बात यहाँ हमने की, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने ऊपर पढ़ा था, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो ये एक द्वैध शासन है अलग तरीके का। अभी बंगाल वाले टॉपिक पढ़ेंगे जब हम इतिहास में, तो वहाँ आप जानेंगे कि वहाँ बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। उसके बाद से आगे जब हम पढ़ेंगे 1919 वाला एक्ट, तो उसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझेंगे। तो ये सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब आप इसको अच्छे से शुरू में ही देख लेते हैं कि कौन किससे किस रूप में अलग है। तो यहाँ पर दो तरह से बोर्ड बना दिए गए, मतलब कंपनी एक ही है, एक नियंत्रण बोर्ड एक हिस्से को देख रहा है और दूसरे हिस्से को अलग तरीके से देखा जा रहा है डायरेक्टर्स के माध्यम से, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। बात समझ में आ गई, इसमें द्वैध शासन वाला मामला। आगे फिर से मैं याद दिलाऊंगा, आप चिंता मत करिए, जब भी इससे संबंधित टॉपिक आएगा तो मैं इसकी भी याद दिलाऊंगा और आगे जो होगा उसको भी समझाऊंगा कि अलग कैसे है। अच्छा, अब देखिए, पहली बार, अब ब्रिटेन की सरकार है, कहीं की भी सरकार है, उस समय की जो मानसिकता थी वो तो ऐसी थी कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दिया जाए, हड़पा जाए, वहाँ के संसाधनों का शोषण किया जाए। तो वहाँ की सरकार को लगा कि यार भारत में तो बहुत सारे संसाधन हैं, खासतौर से वन में जो लकड़ियाँ थी उनका बहुत यूज़ होता था, पटरी बनानी है, कोयला था उसका इस्तेमाल, और खेती होती थी जो कपास नील की, ये सब। तो कंपनी का जो क्षेत्र था, सरकार ने कहा कि अब ये ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएगा, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा, अब ये हमारी ज़मीन है। मामला समझ में आ रहा है? अभी तक ये हो रहा था कि कंपनी ने शासन किया, कंपनी ने कब्जा किया, कंपनी ने ही नियंत्रण किया, सब कुछ चल रहा था। अब सरकार ने उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये ब्रिटेन की ज़मीन हो गई है, ब्रिटिश आधिपत्य की भूमि मानी जाएगी, क्षेत्र माना जाएगा। ये एक चेंज किया गया और ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जब भी मैं कहता हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें दो तीन परीक्षाओं को मैं ध्यान रखता हूँ। सबसे पहली परीक्षा है यूपीएससी, उसके बाद से यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस। बाकी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, सरकार का कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। भाई सिंपल सी बात है, अलग अलग बोर्ड बनाई दिए प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए। तो इस, और आपने बता दिया कि भाई ये क्षेत्र तो अब हमारा कहलाएगा। तो कंपनी के जो प्रशासन है, जो कार्य हैं, उस पर अब पूरी तरह से नियंत्रण सरकार ने कर लिया। लेकिन अभी भी कंपनी ही काम कर रही है, कंपनी ही अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही है। बस नियंत्रण तो सरकार का ही है, उसी के रेगुलेशंस हैं, उसी के नियम हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया। फिर से याद दिला दूं कि कहाँ से आ रहा है, सब ब्रिटेन से आ रहा है। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से समझिए, ये पूछा गया, कई बार पूछा, यूपीएससी ने भी पूछा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, पहले तो वो गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बन गया, अब ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। समझ में आई बात? सॉरी हाँ, मैं क्या कह रहा था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसका क्या मतलब है? बंगाल के क्षेत्र में पहले उसका नियंत्रण था, तो बंगाल का गवर्नर था। मद्रास में एक था, एक कहाँ था जी, मद्रास में, और इधर महा मैं महाराष्ट्र बार बार ध्यान आ रहा है, मुंबई में, ठीक है। तो वहाँ अलग अलग गवर्नर थे, फिर इनको एक किया गया कि ठीक है, तुम दोनों मिलके इसके अधीन रहोगे। अब ये जो बंगाल वाला था, उसे पूरे भारत का गवर्नर कहा जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल, यानी कि अब पूरे भारत के मामले में ये जो व्यक्ति ये सर्वोच्च है। और इसकी तुलना आप पता है किससे कर सकते हैं? राष्ट्रपति से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जिस लेवल का अधिकार रखते हैं, भले ही अभी तो प्रतीक के तौर पे है, लेकिन पूरे देश के प्रथम नागरिक टाइप के व्यक्ति हैं। जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, उनका हस्ताक्षर होता है, ठीक है, उन्हीं के नाम से होता है। तो ये उस तरह का मामला बन गया। प्रश्न ये है कि कौन बना था पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक, ठीक है। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी, ठीक है। सेना से संबंधित बड़े फैसले, सिविल
कोई मामला है उससे संबंधित बड़े फैसले यही करता था। केंद्रीय स्तर पर कोई बात है, फैसला लेना है तो इसी के हाथ में मामला है। ठीक। मद्रास और मुंबई के गवर्नर की जो विधायी शक्तियाँ थीं गवर्नरों की, वो उनसे छीन ली गई। इसका मतलब ये है कि अब तक इससे पहले, इस कानून से पहले, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर होते थे उनके पास कानून बनाने की शक्ति थी। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति थी, वो छीन ली गई। अब वो प्रशासन देखेंगे। ठीक है, ये व्यवस्था की गई। कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। किसने बनाया है? ध्यान रखिएगा, कंपनी ये सब नहीं कर रही है। कंपनी के ऊपर भी कोई है, ब्रिटेन में सरकार है, उसने कहा कि अच्छा है आप जो है प्रशासनिक निकाय के तौर पे काम करिए, प्रशासन वगैरह संभालिए। उस रूप में ही इसको धीरे धीरे, अब एक्चुअली सरकार धीरे धीरे अपने शिकंजे मजबूत कर रही है, कस रही है। कंपनी को बढ़ते हुए देखते हुए, उसका पावर देखते हुए सरकार को लग रहा है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो धीरे धीरे उस पर पकड़ मजबूत की जा रही है। ठीक है। भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। कब? 1833 में। और लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। ये लाइन आपसे कई बार पूछी गई है, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस परीक्षा में भी पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 1833 ये पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसे ही सिंपली पूछ लिया गया कि विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो मैकाले, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर 1853 में एक चार्टर अधिनियम आया। इसमें कौन सी बातें की गई जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है? गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। अब यहाँ पर एक ये शब्द जो आया है परिषद, इसका क्या मतलब? गवर्नर जनरल अकेले कोई काम नहीं करते थे, उनकी एक टीम होती थी जिन्हें आप कह सकते हैं कि मंत्री हैं सलाह देने के लिए, तो उसे उनकी परिषद कहा जाता था। अब भाई गवर्नर जनरल जो हैं इनसे हर तरह की सलाह लेते थे। कानून बनाना हो तो ये सलाह देंगे, प्रशासनिक फैसला करना हो तो ये सलाह देंगे, और फैसला गवर्नर करेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल। अब ये कहा गया कि इस परिषद में जो लोग शामिल हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाए कि कुछ लोग विधायी मामले में अपनी राय रखेंगे, अपनी बात कहेंगे, कुछ लोग प्रशासनिक कार्यों के मामले में अपनी बात कहेंगे। तो ये इस लाइन का मतलब हुआ कि विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग किया गया। और आपसे अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, तो यही उत्तर है आपका 1853। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिलहाल इस कानून के तहत। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अब, पहले क्या होता था कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही ऐसे ही व्यवस्था थी और वो अंग्रेजी होते थे। आगे धीरे धीरे चल के हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने आंदोलन किया, बातें रखी, और उनको भी लग रहा था, अंग्रेज़ों को भी, हालांकि वो हमारे फेवर में आके थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यहाँ के लोग भी अगर शामिल होंगे तो हमारा प्रशासन और बढ़िया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो अपने फ़ायदे देख रहे थे। ठीक है। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अब इसका क्या मतलब है? जो विधान परिषद, ये गवर्नर जनरल वाली कानून बनाने वाली, ये भी कहा ना कि विधायी परिषद और प्रशासनिक अलग है, तो कानून बनाने वाली जो परिषद है उसमें जो भारत के लोग हैं उनके लिए भी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है कि भाई यहाँ के लोगों को भी शामिल किया जाए। और मूड हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने कोई बदलाव किए थे कि हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया, वेलेजली ने किया, और इस मूड में यूपीएससी पूछती है कि चेक कर सकें कि आप समझते भी हैं कि नहीं। बेशक उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जिनका लाभ हम आज भी लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने हमें लाभ पहुंचाने के लिए वो किया था या अपने लाभ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए किया था। चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए कुछ करना हो, तार की व्यवस्था हो, चाहे रेल की पटरियां बिछानी हो, क्या वो हमारे लिए कर रहे थे? वो अपने प्रशासन को बेहतर करने के लिए, अपने ही लाभ को बढ़ाने के लिए कर रहे थे। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप तारीफ़ कर सकते हैं कि हाँ उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स बहुत ही अच्छे रहे हैं, ये है वो है, लेकिन जब भी आप ये बातें लिखें, भले ही यूपीएससी ने कहा कि आप बताइए, फ़ायदे बताइए, कंक्लूजन में जाते जाते आप ये ज़रूर बताइएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। वो अपना लाभ बढ़ाना चाहते थे।
ये थोड़ा सा इंसाइट दे दिया मैंने इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अभी याद दिला देता हूँ। देखिए वो शुरुआत में हमने जो बात कही थी 1857 की क्रांति होगी, फिर सरकार अलग नज़रिए से इस चीज़ों को देखेगी इनको। इसमें क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक ब्रिटेन की सरकार को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन कंपनी की हरकतें ऐसी थीं और इतना शोषण हो रहा था कि हमारे यहाँ धीरे 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 असंतुष्टि बढ़ रही थी, विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। और एक चिंगारी थी वो सिपाही वाला आंदोलन वाला कि धर्म भ्रष्ट कर रही है। और जो बंदूक का कारतूस होता है उसमें सुअर की चर्बी और भी चीज़ें। तो ये कुछ अफवाहें कुछ हकीकत, ये सारी चीज़ें मिल के जमींदारों को हटाया जा रहा था, उनसे स्थानीय लोगों का कुछ इमोशनल लगाव था, जो राज्य हड़प लिए गए थे, जनता दुखी थी। तो इन बातों ने मिल के लोगों को भड़काया और एहसास दिलाया कि ये तो गड़बड़ है, बाहर से आए हैं, हमारी ज़मीन पे हमें ही जो है ऐसे कर रहे हैं। हालांकि चेतना अभी उस लेवल पे नहीं थी जो 1947 के आसपास आप देखेंगे, लेकिन फिर भी विद्रोह हुआ 1857 का, और अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। अब तक का मतलब 1857 से पहले भी विद्रोह हो रहे थे, छोटे बड़े हो रहे थे, हमने पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। आदिवासी विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, कई तरह के सैन्य विद्रोह भी उसके पहले छोटे मोटे हुए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा था। और विद्रोह ऐसा था कि सरकार की जड़ हिल गई और ये दिखने लगा कि ये विद्रोह दोबारा हो गया तब तो सब खत्म हो जाएगा, हमें तो उखाड़ के फेंक देंगे ये लोग, तो फिर हम करेंगे क्या। और सरकार को लगा कि अब कंपनी से मामला संभलेगा नहीं, तो अब हम आते हैं। 1858 का अधिनियम बनाया गया। और इतिहास में जब सेम इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो कुछ और बातें पढ़ेंगे इतिहास के नज़रिए से। अभी हम संवैधानिक डेवलपमेंट देख रहे हैं तो उस एंगल से पढ़ रहे हैं। कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं रही, शासन महारानी के हाथ में चला गया। इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रिटेन की महारानी के नाम पर उस समय शासन हो रहा था ब्रिटेन में, अब उन्हीं के नाम पर हमारे यहाँ शासन होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी समाप्त का मतलब ये है कि कंपनी के जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे और नए तरीके से भर्ती होगी, नई व्यवस्था बनेगी। ऐसा नहीं था, सब कुछ बना बनाया था। बस ये था कि अब सारे डिसीजंस ब्रिटेन की सरकार लेगी, कंपनी के नाम पर अब कुछ नहीं होगा, कंपनी को हटा दिया गया है, बाकी तो सब वैसे ही बना हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी बदलाव तो कुछ हो नहीं है। गवर्नर जनरल अब से भारत का वायसराय कहलाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं, अगर याद नहीं आएगा तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम समझने में लीन है, बातें भूल गई हैं, बस ऐसे ही रिवाइज कराने के लिए। एक शब्द है गवर्नर, ये कब तक था, फिर उसके बाद से बन गया गवर्नर जनरल, ये कब हुआ, फिर ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ये कब हुआ, अब इसको तो हमने नया नाम दे दिया वायसराय। आगे चल के आप देखेंगे कि वायसराय भी हटा दिया जाएगा, फिर से गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई बार ये तथ्य पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा एक फैक्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब गवर्नर जनरल जो था वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग हो गया वायसराय। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था। हालांकि जब भी पूछा जाए आखिरी गवर्नर जनरल तो आपको विकल्पों पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जब भारत को आज़ाद करने की बारी आ रही थी उस समय एक कानून बनाया गया था, आगे आएंगे उस पर बात करेंगे, तो वायसराय को फिर गवर्नर जनरल कहा गया, तो इस हिसाब से आखिरी वही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन में अगर दिया गया है तो। लेकिन ऐसे पूछ लिया कि पहला वायसराय कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, तो कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, ये तथ्य ध्यान रखिएगा। द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त किया गया। सवाल यह है कि नियंत्रण बोर्ड कब बनाया गया था, याद है? ये निदेशक बोर्ड कब बनाया गया था, याद है? याद नहीं है तो इस वीडियो के बाद फिर से आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके पास नोट है ही है, नोट में आप इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है। ये समाप्त किया गया तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कब बनाया गया था ये भी महत्वपूर्ण है। और इसी के तहत द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी। फिर से याद दिला देता हूँ कि एक बोर्ड था जो नियंत्रण देख रहा था, निदेशक बोर्ड था,
जो राजनीतिक मामलों को देख रहा था। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है शायद, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे दोहरी शासन प्रणाली चल रही थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब थोड़ा सा सिस्टम बदलना है। बाकी हम देखेंगे आगे चल के कुछ और बातें। एक नया पद बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा गया कई बार, राज्य सचिव कहा गया उसको। अब एक नया पद है जिसे हम राज्य सचिव कहेंगे, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, वहाँ का एक मेंबर होगा जो यहाँ के मामले देखेगा। यहाँ लिखा है, इसके पास भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति होगी। यह ब्रिटिश संसद के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी है। समझिए इसको। एक पद बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है राज्य सचिव। इस पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति कोई इधर उधर का आदमी नहीं होगा, सीधे ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्यों में से कोई एक होगा, और इसके पास जो पावर है वो है भारत के संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण का, पूरा नियंत्रण है, ठीक है। और इसकी जो जवाबदेही है वो भारत के प्रति नहीं है, इसकी जवाबदेही है ब्रिटिश संसद के प्रति। बात समझ में आई। इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फैक्ट तो कई बार पूछा गया है। ये जो राज्य सचिव था ये किसका सदस्य होता था, किसके प्रति उत्तरदायी होता था, कब ये पद सृजित किया गया, ये सारे तथ्य आपको पता हो जाएंगे अगर आपने इसे एक बार समझ लिया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस परिषद अधिनियम में कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जिससे पता चलेगा कि अब लेवल अप हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं उस डायरेक्शन में जिधर हम हैं। मतलब हमारा जो संविधान है, संविधान ही तो पढ़ रहे हैं कि संविधान का विकास कैसे हुआ। इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते ना कभी ऐसा फील आता है कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और बीच में हम भूल जाते हैं कि इसका संविधान से भी संबंध है। इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं भाई, बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी चालाकी करती है, वर्तमान के किसी बात को लेकर के इतिहास के किसी बात से जोड़ दे, तो समझना जरूरी है। इसमें क्या था, ध्यान रखिएगा 1861, कई बार ये वर्ष पूछा गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय शामिल किए गए। अभी हमने देखा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, विधायी परिषद, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अब थोड़ा सा बेहतर ये किया गया कि भारतीय भी शामिल होंगे उसमें, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है। और कानून बनाने की प्रक्रिया वर्तमान वाली ही आप समझ लीजिए, लगभग ऐसी ही रही होगी कि हाँ एक मुद्दा है, इस पर कानून बनाया जाना चाहिए, तो चलिए बनाते हैं। अब कानून बनाने बैठेंगे तो देखेंगे कौन से प्रावधान होने चाहिए, किस प्रावधान से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किसे शामिल करें, किसे हटाएं। फिर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। उसके बाद से हमारे यहाँ जो मामला है, राज्य की बात है तो राज्यपाल के पास जाएगा, केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उस पर सिग्नेचर हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में ये जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, ड्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं, उसमें भारतीय भी शामिल किए गए उस समय, ठीक है। वायसराय गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। आज हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि कुछ लोगों को नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुछ लोगों को नामांकित करते हैं, आपको पता है। ये उस तरह के चीज़ों से आप कह सकते हैं प्रेरित है। फिलहाल ये अलग ही था। वायसराय क्या करते हैं, कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, यानी कि अपने मन से किसी को शामिल कर सकते हैं अपने परिषद में, ठीक है। अच्छा, मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इन विचारों की हालत आपको पता ही है। इनसे विधायी शक्तियां ले ली गई थी। पहले तो इनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था, फिर विधायी शक्ति भी छीन ली गई थी। अब जाके उस चीज़ को वापस दे दिया कि ठीक है, आप कानून बनाइए अपने क्षेत्र के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राज्यों के मामले में आप तुलना करके देख सकते हैं, वैसा। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। अच्छा, कैनिंग के पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। पहली चीज़ तो ये पूछा गया है, कई बार पीसीएस में भी पूछा गया, यूपीएससी ने भी पूछा है कि ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली है ये किसने शुरू किया था, किसका विचार था। तो कैनिंग का ये विचार था, ये बात ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय परिषद का एक सदस्य या अधिक, मतलब सदस्य एक या अधिक विभागों का प्रभारी हो सकता था। उसके पास अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि
अभी जैसे मान लीजिए कि एक वीडियो आया नितिन गडकरी साहब का, उन्होंने बताया कि हम टोल टैक्स में बड़ी शिकायतें आ रही हैं, तो हम एक योजना लेके आ रहे हैं कि आप साल भर का रिचार्ज करा लीजिए, 3,000 का ऐसा कुछ था, 200 ट्रिप आप कर सकते हैं, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फैसला उनका अंतिम है, क्योंकि वो इस विभाग के मंत्री हैं। हालांकि इसमें अलग एंगल से कई तरह की बातें, इसमें भी कमियां हैं, इसकी भी आलोचना हो रही है, फ़ायदे भी बताए जा रहे हैं, वो अलग बात है। ये टॉपिक समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था है पोर्टफोलियो प्रणाली कि अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं और उस विभाग से संबंधित आखिरी फैसला वो खुद सुनाते हैं। ये अलग बात है कि सरकार आपस में डिस्कस करती है और एक डायरेक्शन होता है कि हाँ इसी दिशा में हम जाएंगे, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन लेने की शक्ति तो दी गई। अब ऐसा तो नहीं है कि हर फैसला प्रधानमंत्री ही लेंगे, चाहे वो कृषि से संबंधित हो तो वही फैसला लेंगे, रोड बनाना है तो वही फैसला लेंगे, ऊर्जा की कोई बात, ऐसा नहीं। ये काम को आसान करने के लिए भी ज़रूरी है और उस फील्ड के एक्सपर्ट को भी शामिल किया जा सकता है मंत्री के तौर पे, उस एंगल से भी ज़रूरी है। तो फिलहाल ये व्यवस्था किया गया कि पोर्टफोलियो प्रणाली आई और एक कोई सदस्य एक से अधिक विभागों का प्रभारी हो सकता है। तो जैसे अब अभी भी हमारे यहाँ होता है कि कोई एक ही व्यक्ति 2 मंत्रालयों का मंत्री है, प्रधानमंत्री के पास तो कई मंत्रालय होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। ये देखिए, ये खास बात है, अभी भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था जारी है और मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, प्री में तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और प्री में जब बात कर रहा हूँ तो यूपीएससी पहले नंबर पे, बाकी पीसीएस परीक्षाओं में भी। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 61 वाला ध्यान रखिएगा। वायसराय बिना काउंसिल के संस्तुति के, जो लोग सलाह देने के लिए है ना, आप मंत्री परिषद से तुलना कर सकते हैं, संसद से तुलना कर सकते हैं, ठीक है, उनसे, काउंसिल की फिलहाल तो तुलना करना हो तो कैबिनेट से आप कर सकते हैं, उनकी बिना सहमति के, बिना उनसे राय लिए अध्यादेश जारी कर सकता था और इसकी अवधि 6 महीने हो सकती थी। इसका क्या मतलब है? अध्यादेश के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। अध्यादेश एक तरह का कानून है और वो उसी तरह का कानून है जैसा कि एक संसद बना के पारित करेगी, और इसके बारे में प्रावधान है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आगे चल के तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये सिचुएशन ऐसी कभी आ जाती है कि भाई संसद की बैठक नहीं हो रही है, छुट्टी है और कानून बनाना ज़रूरी है, तो अध्यादेश लेके आ गए हम, वो कानून की तरह ही काम करेगा। एक नया कानून मान लीजिए बन गया, बाद में जब बैठक होगी तो उस पर विचार होगा, चाहे तो उसको पारित करें या फिर खारिज कर दें। लेकिन इस समय जो व्यवस्था थी ये तो वायसराय की मनमानी के लिए ही था कि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे लोग आपस में बहस करेंगे, टाइम खराब करेंगे, मुझे तो तानाशाही चलानी है, तो चलो अध्यादेश जारी कर देते हैं, हमें पूछना ही नहीं तुमसे। और 6 महीने तक ये रह सकता था। ये 6 महीने वाला असर अभी भी दिखता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई, बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास लंबी चलेगी, बीच बीच में आप चाहें तो गैप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी गैप लेना चाहिए 1 मिनट का, तो छोटा सा ब्रेक। हालांकि आपको पता नहीं चलेगा, तुरंत अभी वीडियो यहाँ से प्ले हो जाएगी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 का अधिनियम, इसमें एक बात ऐसी है जिसने एक सच में एक दूसरे तरह का मोड़ का काम किया, जो बार बार पूछा भी जाता है और संविधान के दृष्टिकोण से, उसके बैकग्राउंड के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात यहाँ पर है, फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, इसका मतलब समझ रहे हैं? केंद्र में भी जैसे हमारे यहाँ संसद है, केंद्र के लेवल पे है, तो वहाँ पे जो विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए, और प्रांतीय विधान परिषद जैसे राज्य हैं वहाँ भी बढ़ाए गए, दोनों स्तर पे। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिर्फ केंद्रीय या सिर्फ प्रांतीय परिषद, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का ही था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य को सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता था। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि अब
चुनाव की बात होने लगी है। कई बार ऐसा होता है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि चुनाव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इनडायरेक्ट ये भी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय लेवल पे और प्रांतीय लेवल पे भी अब जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं होता था, अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते, मैं मतलब समझते होंगे, फिर भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि इस आदमी को चुना गया है। अब आदमी जैसे बना दें, टाइम लगेगा क्या? चलिए ऐसे है, ये एक आदमी है, ठीक है, इसे चुना गया है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ लोग हैं, इन्होंने यहाँ कुछ लोगों को चुना, यहाँ से ये लोग आए कुछ क्षण के, फिर इन्होंने इसे चुना है, यानी कि 2 बार में वो चुना गया है। ये कहना ठीक नहीं होगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ 2 बार में। कहने का मतलब ये है कि एक प्रतिनिधि मंडल है ग्राउंड लेवल पे, उन्होंने कुछ लोगों को चुना है, इन्होंने मिल करके इसे चुना है। जैसे राज्यसभा में उसमें क्या कहते हैं, हाँ राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसका क्या मतलब है? अगर हम तुलना करें तो हम कहेंगे ये है जनता, लोगों ने चुना है अपने विधायकों को, अपने अपने राज्यों के विधायकों को, ठीक है, और इन विधायकों ने चुना है उन लोगों को जो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसे समझना जरूरी है। कुछ लोग नहीं समझते हैं, फिर बस रट लेते हैं, फिर मामला बिगड़ जाता है। तो ये व्यवस्था की गई अप्रत्यक्ष रूप से चुनने की। बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। बजट किसी भी सरकार की सरकारी प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। भाई पूरी सरकार इसी से चल रही है, पूरा देश इसी से चल रहा है। पूरे देश के संसाधनों का आप क्या यूज़ करने जा रहे हैं, जो पैसे आपके पास हैं, जो आने वाले हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी बातें बजट में ही तो होती हैं। तो बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अभी तक क्या होता था कि सरकार बजट लेके आ गई, जो मन में आया है हो गया, कि यहाँ इतना पैसा जाएगा, यहाँ ये होगा वो होगा, बात खत्म हो गई। अब ऐसा हुआ कि इस पर बहस की जा सकती थी विधानमंडल में, उस पर चर्चा हो सकती थी कि ये बात ऐसी क्यों है, यहाँ पर इतना पैसा क्यों खर्च होना है। हालांकि उतनी शक्ति थी नहीं, पावर तो अभी भी वायसराय के पास ही है फिलहाल। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं 1909 के अधिनियम की तरफ, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि ये मार्लो कौन थे, मिंटो कौन थे? तो अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो मैंने जब शुरू किया था उसके पहले, जब मैं ऐसे ही मेरे ख्याल से हाई स्कूल में था, पहली बार ये पढ़ाया गया। वैसे तो समझ में कुछ आया नहीं था, लेकिन मुझे लगा ये कोई नाम है, मार्ले मिंटो एक कोई शब्द है, कोई नाम है, इसी का एक पर्यायवाची जैसा कुछ बना दिया गया है। मिंटो उस समय वायसराय थे, और ये जो मार्ले व्यक्ति हैं मार्ले, ये जो है सचिव थे, राज्य सचिव। और ये राज्य सचिव कौन है, याद आ रहा है कुछ? 1898 वाला, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आगे ऐसे ही चेम्सफोर्ड सुधार हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें भी 2 नाम दिखेंगे आपको मिले जुले, तो ध्यान रखिएगा। और इनके नाम क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इन्होंने ही मिल करके इसका ड्राफ्ट बनाया था 1909 के अधिनियम का, और उसमें जो मेन मेन बातें थी इन्होंने शुरू किया था। तो इसमें प्रावधान क्या है आप जानते हैं इसके बारे में? बहुत ही ज़्यादा एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, अभी आपको दिख जाएगा, यही तो है। फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई, ठीक है, वो धीरे धीरे होना ही था। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत रखा गया, ठीक है, और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत रखा गया। ये एक खास बात हुई। अब धीरे धीरे भारतीयों का महत्व बढ़ रहा है कानून बनाने के मामले में। चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। अब अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। इसका क्या मतलब है? जैसे एक प्रश्न पूछ लिया कि किसी मूवी का कोई सीन था कि एक प्रश्न सिर्फ पूछ सकते हो, फिर उसने कोई प्रश्न पूछ लिया उसी से संबंधित, बस हो गया, अब आगे नहीं पूछना वो एग्जैक्टली याद नहीं आया तो मैंने जैसे तैसे बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मंत्री ने दिया, क्या किया, अब आपको चाहे संतुष्टि हो चाहे ना हो, अब दोबारा आप सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसी व्यवस्था पहले थी। अनुपूरक प्रश्न में यह है कि आप उससे संबंधित एक और मतलब आगे भी फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
तो ये एक अच्छी बात की गई कि आपने मुझसे पूछ दिया कि सर PDF नोट कब मिलेगी। मैंने कहा कि इस महीने के लास्ट में और हालांकि मिल रही है नोट। और आपने कहा कि सर इस महीने के लास्ट में कब तक। मैंने कहा हो गया, एक ही सवाल पूछना था, अनुपूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, अब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था की गई। बजट पर संकल्प लाने की व्यवस्था की गई कि बजट पर किसी मुद्दे पर अगर बहस हो रही है तो एक संकल्प आए, वोटिंग हो, देखा जाए कि भाई कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने इसके पक्ष में नहीं हैं। तो धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं जो वर्तमान स्वरूप है हमारी विधायिका का, सरकार के चलाने का जो तरीका है वो अपना रूप ले रहा है। इसीलिए ये बैकग्राउंड समझना जरूरी था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये PCS वगैरह में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस अधिनियम के सबसे मेन मुद्दे पे जिसने हमारे देश का विभाजन करवा दिया। वो ये था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें कौन कौन से थे? कई बार नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई और आप तुरंत ट्रिक लगा देते हैं, आपने पढ़ा है। लेकिन सिर्फ इनके लिए व्यवस्था नहीं की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगर कथन UPSC ने कभी घुमा के अलग से पूछा या PCS में, और जिन्होंने सिर्फ यही कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, सिर्फ इतना पढ़ा है और उन्हें लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात है, तो वो पक्का गलती करेंगे। और UPSC इस बात को समझती है, जो चीज़ बार बार रिपीट होने लगती है और UPSC जानती है कि ये तो फ्लो में आएगा, फटाक से गलती होगी, तो UPSC थोड़ा सा घुमाती है पेच और भरभरा के लोग गिर जाते हैं, गलती कर देते हैं। आप नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन का क्या मतलब है ये मैंने आपको समझाया है, फिर से समझा देता हूँ। इसमें ये व्यवस्था होती है कि किसी खास पद के लिए एक इस क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के लोग भले रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए या सिख समुदाय के लिए आरक्षित है पृथक निर्वाचन के तहत, तो ये होगा कि इसमें से जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो उसी समुदाय का होगा जिसके लिए व्यवस्था की गई है, और वोट देने वाले लोग भी वही होंगे। ये है पृथक निर्वाचन व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, ये मोंटेंग या मॉन्टेग्यू ऐसे लिखा जाता है, और चेम्सफोर्ड, ये आप समझ सकते हैं कि चेम्सफोर्ड कौन थे, ये कौन थे। अच्छा, इतिहास वाले में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, वहाँ हम सारे वायसराय, गवर्नर जनरल सबको कवर करेंगे। इसमें कौन कौन सी बातें की गई, UPSC ने यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे हैं, PCS में तो आते ही हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक, मतलब विषयों की पृथक सूची बनाई गई तथा उन्हें उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि आज भी आज भी हम देखते हैं कि एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची है। उसकी नींव यहाँ से पड़ रही है कि केंद्र के लिए विषय कौन कौन से होंगे जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, उसकी एक अलग लिस्ट बना दी गई। प्रांतीय सरकारें, जिसे आप राज्य सरकार कह सकते हैं, ये किन विषयों पर कानून बनाएंगे, उन्हें अलग से लिस्ट बना के दे दिया गया और पूरा उन्हें अधिकार दे दिया कि इस टॉपिक पर आप कानून बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि टैक्स लगाना है तो केंद्र सरकार कुछ टैक्स लगा देगी, कृषि से संबंधित कोई प्रावधान है तो प्रांतों को अधिकार दे दिया गया, इस तरह से किया गया। प्रांतीय विषयों को फिर से 2 भागों में बांटा गया। अब इसको समझाएंगे हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से। ये रहे विषय। अब तक ऐसा होता था कि इसी में से सब काम करते थे। अब कहा गया कि इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। इस गोले में जो विषय आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, उस पर केंद्र सरकार बनाएगी। इस गोले में जो टॉपिक आएंगे, विषय आएंगे, उस पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। ये राज्य सरकार का हो गया। इसमें क्या है कि इन्हें फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। जो प्रांतीय विषय हैं उनको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और इनमें क्या है, एक है हस्तांतरित विषय और एक है आरक्षित विषय। मान लेते ये हस्तांतरित विषय है। इनमें क्या किया गया कि ये गवर्नर के शासन के तहत ये विषय शासित होंगे। इन टॉपिक्स पे जो बातें होंगी, गवर्नर का शासन होगा।
मंत्रियों की सहायता से ये काम करेंगे गवर्नर साहब, इस पे जो विषय है। और मंत्री जो हैं वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हस्तांतरित विषय हैं उनकी प्रणाली वैसे ही बना दी गई जैसे हमारे यहाँ अभी चल रही है सरकारों की, कि भाई राज्यपाल हैं, वो मुखिया होते हैं राज्य के, ठीक है। मंत्रियों की सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से वो काम करते हैं और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, ठीक। इस तरह की बातें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ हमने अभी अपनाया है। तो ऐसी व्यवस्था हस्तांतरित विषय में कर दी गई। आरक्षित विषय यहाँ पे है, इस पर भी फैसला लेने का अधिकार गवर्नर का ही है। हम प्रांतों की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मामला थोड़ा अलग हो गया। कार्यपालिका परिषद बनाई जाएगी इसके लिए और उसी परिषद की सहायता से ये फैसले लेंगे गवर्नर साहब। लेकिन यहाँ पर उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं। और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको इसी में डाल दिया गया था। तो अब जानते ही हैं भाई, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी ना हो जाए कि लोगों को ज़्यादा अधिकार मिल जाए, अपने हिसाब से कानून बनाने लगें तो समय से पहले आज़ाद करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ उन्होंने टारगेट नहीं रखा था कि हम 1947 में जाएंगे, वो तो चाहते तो आज भी शासन करते। फिलहाल तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय आपने समझ लिया। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। शुरू में मैंने बताया था कि जब भी द्वैध शासन की बात आएगी मैं आपको बताऊंगा कि अंतर क्या है। इतिहास में हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन वाला। यहाँ द्वैध शासन में क्या आप देख रहे हैं कि राज्य के विषयों को, मान लेते हैं राज्य के विषय, इनको दो भागों में बांट दिया गया। एक में तो भाई बहुत लोकतांत्रिक तरीका दिख रहा है, हालांकि उतना भी लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन यह है कि उत्तरदायित्व है और सलाह लेकर काम कर रहे हैं गवर्नर। यहाँ कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो भाई राज्य एक ही है लेकिन शासन दो तरीके से हो रहा है, तो ये द्वैध शासन हो गया, ठीक है। और ये द्वैध शासन कहाँ लागू किया गया, पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि प्रांतों में ये शासन लागू किया गया। केंद्र में अभी भी केंद्रीय व्यवस्था है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ विभाजन नहीं है। तो ये प्रांतों में शुरू किया गया। आगे चल के क्या होगा कि प्रांतों से हटा के ये व्यवस्था केंद्र में कर दी जाएगी। अब कब होगा थोड़ा सा इंतजार करिए, भी बताता हूँ। पहली बार ध्यान दीजिए, अब राज्यसभा लोकसभा का गठन हो रहा है। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। इसके पहले एक ही सदन होता था, उसी में सब लोग बैठे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, काम चल रहा है। पहली बार एक लोकसभा बनाई गई, राज्यसभा बनाई गई, ठीक है, इनका गठन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। अभी तक इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, अभी प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और मत कौन देगा, आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, वो जैसे तैसे जीवन गुजारा कर रहा है, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते। मत देने का जो अधिकार है वो देखा जाता था कि संपत्ति आपके पास कितनी है, आप कितना टैक्स देते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इसको आधार बना करके एक पैरामीटर बनाया गया था। उसमें जो फिट होते थे वो मत दे सकते थे, वो इलेक्शन में भाग ले सकते थे, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। ये वही वाला है जिसमें अभी हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लिए और बाकी के लिए किया गया। तो पूछा जा सकता है कि किसके तहत, किस अधिनियम के तहत सिख समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। थोड़ा सा अगर फिसले और जल्दबाजी की तो आप 1909 पे जाएंगे और गलती कर देंगे। ईसाई, जो भारतीय ईसाई होते थे उनके लिए किया गया। आंग्ल इंडियन के लिए अभी भी हमारे यहाँ ऐसा था, हालांकि पृथक निर्वाचन की बात नहीं थी, उन्हें नामित किया जाता था। अब जाके मेरे ख्याल से 2020 वाले अधिनियम में ऐसा कुछ था, उसको हटाया गया, ठीक है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई पृथक निर्वाचन की। मैं आंग्ल भारतीय की जब बात कर रहा हूँ तो पृथक निर्वाचन के रूप में मत लीजिएगा, वो इस रूप में व्यवस्था की गई थी हमारे यहाँ कि आंग्ल भारतीय हमारे यहाँ हैं, यानी कि माता पिता में से कोई एक भारतीय रहा है और एक विदेशी रहा है, उनसे जो संतान पैदा हुई है वो आंग्ल भारतीय कहलाएगी। तो ऐसे समुदाय पर्याप्त थे, काफ़ी थे। अब धीरे धीरे कम हुआ है क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ शादियाँ भी की थी, उनका भी परिवार आगे बढ़ा था, तो उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो आज़ादी के बाद हमने व्यवस्था की थी, फिर अब जाके हमने हटाया है। लेकिन ये बात हो रही है पृथक निर्वाचन की, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि एक खास क्षेत्र में अगर किसी समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन लागू कर दिया गया तो उसी समुदाय का व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा, उसी समुदाय के व्यक्ति वोट देंगे, ठीक है। बाकी जो यूरोपीय थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
एक लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। पूछा जाए कि यूपीएससी के व्यवस्था की स्थापना की व्यवस्था कहाँ से की गई, कब से शुरू किया गया है, तो आप 1919 ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। राज्यों को स्वयं बजट बनाने का अधिकार दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। केंद्रीय बजट अब तक केंद्र और राज्य का बजट एक जैसा होता था, बस थोड़ा सा ये किया गया था इसके पहले कि बहस कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरह की बातें थी। अब कहा गया कि भाई केंद्र सरकार अपने हिसाब से बजट बनाएगी, राज्य सरकार अपने हिसाब से बनाएगी। आज भी आप देखते हैं यूपी सरकार अपनी बजट लेके आती है, केंद्र सरकार अपनी बजट लेके आती है। अच्छा, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी। साइमन कमीशन आएगा आगे चल के, इतिहास में हम पढ़ेंगे, उसी की बात हो रही है। एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा, ये कहा गया। वो 10 वर्ष बाद आएगा। आएगा मतलब गठित किया जाएगा। अब आएगा इसलिए क्योंकि भाई अंग्रेज ही सब भेज रहे हैं उधर से अपने लोगों को, तो 10 वर्ष बाद उसका गठन होगा। अब वो देखेगा कि ये जो कानून बनाया गया है इसने बढ़िया काम किया है कि नहीं, इसके तहत सब ठीक ठाक चल रहा है ना, तो ये देखने के लिए बनाया जाएगा। फिर साइमन कमीशन आया था, इसके बारे में हम बात करेंगे इतिहास में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक मतलब इसी के तहत है भारत शासन अधिनियम 1935। सीधा सीधा क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछ रही है। पीसीएस में भी बार बार पूछा है, अभी हाल ही में पूछा गया था। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था किसके तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आप जब पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे, तो देखेंगे 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट हमने बहुत कुछ लिया है। मेंस में भी यूपीएससी ने इसको पूछा है कि 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन यही बात थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो इसमें व्यवस्था की गई कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। जैसे आज है ना हम संघ हैं, तो वैसे ही उसमें सब एक हों, सारे राज्य जुड़े हुए हैं एक संघ से, ये व्यवस्था की गई। 3 सूचियाँ बना दी गई जो आज हम देखते हैं। एक संघीय सूची होगी, एक राज्य, अभी तक 2 था ना, राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, अब 3 कर दिया गया। एक संघीय सूची होगी जिसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, एक राज्य सूची होगी जिसमें राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, एक समवर्ती सूची होगी जिसमें दोनों बना सकते हैं। ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं, अवशिष्ट नहीं, अवशिष्ट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब बच गई जो शक्तियाँ हैं, जो ऐसे टॉपिक उभर रहे हैं जिनकी बात यहाँ पर नहीं की गई है इन लिस्टों में, उस पर वायसराय को अधिकार दिया गया कि वो अपना फैसला अपने हिसाब से लेंगे। जैसे समय के साथ नए नए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मामला आ गया। अब इस तरह के जो मामले हैं, इस पर विशेष शक्ति आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को मिल जाती है कि इस पर ये कानून बनाएंगे। तो वैसे ही ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो रह गई थीं, जो आगे टॉपिक आएंगे, उनके लिए वायसराय को कहा गया कि आप अपने हिसाब से देखिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पूछा भी था, यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, सीधा सीधा क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, ये मैंने आपको हिंट दिया था, द्वैध शासन समझ ही रहे हैं कि विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, राज्य एक ही है, उसको समाप्त कर दिया गया और उसे अब केंद्र में लागू कर दिया। यानी कि केंद्र के जो विषय हैं उनको अब 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरह से सरकार ऐसे चलेगी कि उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, सब कुछ है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर अपने मंत्रिपरिषद से वायसराय फैसला करके, बातचीत करके अब लागू कर देंगे, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो ये चीज़ कर दी गई केंद्र में। अच्छा, राज्यों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। अभी था ना कि एक हिस्सा कम से कम ऐसा है जिसमें कोई उत्तरदायी नहीं है, तब तो हटा दिया गया। तो राज्यों में अब उत्तरदायी सरकार होगी। गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक बना दिया गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ फिर से विस्तार किया जा रहा है पृथक निर्वाचन का। पूछा गया है कि दलितों के लिए कब से व्यवस्था की गई, तो 1935 याद रखिएगा। दलित, महिला और मजदूर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मत देने का जो अधिकार है उसे बढ़ाया गया। 10% लोगों तक इसकी पहुंच हुई कि 10% लोग अब मत दे सकते हैं, तो मताधिकार का विस्तार किया गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसी के तहत। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अभी हमारा केंद्रीय बैंक है। संघ, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई थी। इसके पहले यूपीएससी के मतलब केंद्रीय लेवल पे एक आयोग होना चाहिए। उसके बाद इसमें कहा गया कि एक संघीय लेवल पे होना चाहिए जैसे यूपीएससी है, प्रांतीय लेवल पे होना चाहिए जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस का आयोग है जो। तो इस तरह से एक संयुक्त होना चाहिए।
फिलहाल संयुक्त तो अभी कोई नहीं है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब आप बताइए, वो जो हमने पढ़ा था कि एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वो और ये, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई ख़ास अंतर नहीं है। वो भी उस लेवल पे जो क्षेत्र था उसमें व्यवस्था की गई कि ये केंद्रीय लेवल का न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, और ये जो हमारे यहाँ संघीय न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई थी वो वर्तमान वाले स्वरूप का था। ठीक है। हालांकि एक बात इसमें नहीं लिखी है, वो इतिहास में भी पढ़ लेंगे, फिर बता देता हूँ। जो संघ की कल्पना की गई थी 1935 के अधिनियम में, वो संघ वास्तविक रूप नहीं ले सका, क्योंकि बहुत सारे जो प्रांत थे वहाँ के राजाओं ने सहमति नहीं दी, तो वो संघ नहीं बन पाया। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि ये जो प्रस्तावना है ये फैक्चुअल टॉपिक है, यहाँ से कुछ तथ्य हमें याद कर लेने हैं, कुछ शब्द याद कर लेने हैं और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऐसा होता भी है, यूपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। पीसीएस में तो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आए हैं यहाँ से, लेकिन यूपीएससी ने यहीं से, इसी टॉपिक से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे हैं, जिनका जवाब आप सिर्फ कुछ चीज़ें रट कर नहीं दे सकते, आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को दोनों नज़रिए से तैयार करेंगे कि तथ्य भी तैयार हो जाए और इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। जैसे अगर यूपीएससी ने दो कथन बना दिए जिनके माध्यम से ये जांचना चाहती है कि आप इसको समझते हैं या नहीं, प्रस्तावना को समझते हैं या नहीं, तो आपको ये बात पता होगी, तभी सही उत्तर दे पाएंगे कि प्रस्तावना है क्या। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो लिखा है फिर समझाता हूँ। प्रस्तावना दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है। यानी कि कोई भी किताब लिखी गई है, कोई भी ग्रंथ लिखा गया है, उसकी जो प्रस्तावना होती है, जो शुरुआत में ही आपको मिल जाती है, उससे आपको पता चलता है कि इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ये सब कुछ आपको पता चलता है प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। ठीक है। एक संविधान में या इसके निर्माताओं के इरादे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस कथन को पढ़ के ध्यान आ रहा है कि इस तरह की एक बात पूछी गई है, यूपीएससी ने पूछा है। निर्माताओं के इरादे, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को थोड़ा सा विस्तार से ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्रस्तावना से किन बातों का पता चलता है। ठीक है। और नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं कि देश के इतिहास के बारे में पता चलता है, राष्ट्र के मूल मूल्य क्या हैं वो पता चलता है, कौन से सिद्धांत हैं वो पता चलता है, जिन लोगों ने बनाया प्रस्तावना के को उनका इरादा क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, ये सब कुछ हम प्रस्तावना से समझ पाते हैं। ये एक समझ ऐसी है जो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगी। इसके आगे अगर बढ़ें तो आपको और बातें पता चलेंगी। प्रस्तावना मूल रूप से निम्नलिखित वस्तुओं का विचार देती है, जैसे संविधान का स्रोत क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होगी, ये हमें प्रस्तावना से पता चलता है कि हम लोकतांत्रिक होंगे, पंथ निरपेक्ष होंगे। ये जो नेचर है ये प्रस्तावना से पता चल जाएगा। इसके उद्देश्य क्या है, हम समानता, बंधुता, न्याय, ये सब चाहते हैं, उद्देश्य पता चलता है। और किस दिन इसे अडॉप्ट किया गया, कुछ ज़्यादा ही हिंदी में हो गया कि गोद लेने की तिथि, किस दिन इसे हमने अपनाया, अडॉप्ट किया, ये तिथि पता चलती है हमारी प्रस्तावना से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, शायद पीसीएस परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आया है। अभी तथ्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसका इतिहास क्या है। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था। और ये कथन आपको अनेकों बार दिख जाएगा परीक्षाओं में कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था, प्रस्तावना से इसका क्या संबंध है। अलग अलग रूपों में ये कथन आपसे पूछा गया है। कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी ये लाइन डाल दी गई है। तो किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यही हमारी उद्देशिका बनी, यही प्रस्तावना बनी।
ठीक है, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो कब अपनाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को। ये पीसीएस परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हालांकि आजकल यूपीएससी भी अब वर्ष पूछने लगी है, डेट पूछने लगी है। तो जो भी महत्वपूर्ण, ये नहीं कि सब पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हालांकि अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, ये कथन यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि प्रस्तावना को वाद्य योग्य बनाया गया है कि नहीं, अदालत के द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है कि नहीं। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है। ये अदालत में जाके आप नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में ये बात है, इसे लागू करवाइए, ठीक है ना, ठीक है। और जब भाषा अस्पष्ट पाई जाती है तो लेखों की व्याख्या करने के दौरान सहायता के रूप में काम करती है, सहायक के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी ये संदर्भ आता है और ये आपको समझना चाहिए कि इसे हम लागू तो नहीं करवा सकते उस रूप में कि अदालत में चलेगा और कहे कि इसे लागू करिए, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि इससे आप संविधान के उद्देश्य को समझ जाते हैं। कई बार कानून बन गया है, कानून किसी भी मुद्दे पर हो सकता है, उसे समझने में दिक्कत आ रही है, उसकी भाषा इतनी जटिल बना दी गई है कि समझा नहीं जा सकता और सही अर्थ नहीं निकल पा रहा है। समझ में तो आ ही जाएगा लेकिन सही अर्थ नहीं निकल रहा है जो हम चाहते हैं या जिस तरह का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा है, हम डायरेक्शन देखते हैं, उद्देश्य में किस दिशा में जाने की बात की गई। मान लीजिए कोई कानून ऐसा है जिसमें भाषा बड़ी ही जटिल बनाई गई है और उसके पीछे पीछे कुछ ऐसी बात कही गई है कि हमारे देश में सांप्रदायिकता को भड़कावा मिल सकता है, बढ़ावा मिल सकता है, और जटिल बना दिया गया कि समझ में नहीं आए, अदालत में मामला चला गया। तो इसकी सहायता ली जाएगी कि भाई हमने सेकुलरिज्म की बात की है, हम चाहते हैं कि सब बंधुत्व के साथ रहें, तो क्या ये इसके साथ मैच करता है कि नहीं, नहीं मैच करता है मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसकी व्याख्या करने में भी जब भाषा स्पष्ट न हो संविधान में किसी भी चीज़ की, तो उसमें भी इससे मदद मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना के घटक क्या हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है। ये अलग अलग रूपों में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आप पकड़ नहीं पाएंगे कि तथ्य पूछा गया है कि कंसेप्ट पूछा गया है। कि जैसे मान लीजिए कि एक कथन बना दिया गया, एक मिनट, हाँ वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखिएगा, आप इसमें फिसल सकते हैं। कथन ये बना दिया गया कि भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। और अभी हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत हम देखेंगे कहाँ कहाँ से हमने क्या सीखा है। और उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिए, अमेरिका का संविधान और आयरलैंड का संविधान, ऐसे करके, और उसमें एक जगह लिख दिया भारत के लोग। तो ध्यान रखिएगा, मूल रूप से असली शक्ति जो मिलती है प्रस्तावना को वो भारत के लोगों से ही मिलती है। संविधान की असली शक्ति भारत की जनता ही है, इसलिए वहाँ से शुरू होता है, हम भारत के लोग ये चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि इसको बहुत माइक्रो लेवल पर व्याख्या करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर होता है। वो मुख्य परीक्षा में जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर धर्मनिरपेक्ष हम कह देते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, ये बात प्रस्तावना में लिखी गई है। और शुरुआत की जो लाइन है उसमें जो शब्द जोड़े गए हैं कुछ, इस पर यूपीएससी ने 3 बार प्रश्न पूछे हैं, आगे हम देखेंगे, अभी ध्यान रखिएगा। 2021 में शायद 2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए थे, सिर्फ वही से। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना है। ये हमारा उद्देश्य है कि भाई सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए अपने हिसाब से जीवन जीने की, सब समान रूप से आगे बढ़ें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, राष्ट्र की एकता मजबूत रहे और अखंडता बनाई रखी जाए। ऐसा नहीं है कि कोई देश, कोई राज्य इधर निकल के भाग गया, कोई उधर भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब करने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना भी जरूरी है, ये हमारा उद्देश्य है। प्रस्तावना में तारीख का उल्लेख है जब इसे अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। ये चीज़ आप याद रखिए, पीसीएस वगैरह में पूछा गया कई बार। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है।
यह भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता को इंगित करता है कि फाइनल जो शक्ति है इस संविधान की, राज व्यवस्था की, वो भारत के लोगों के पास है। हालांकि लोग भूल चुके हैं, सो गए हैं। चुनाव हो जाता है, हमने चुन दिया, देश कहाँ जा रहा है, कौन सी गड़बड़ी है, क्या करना चाहिए, बस हमारा इतना ही है कि हमने वोट दे दिया, बाकी लोग संभालेंगे। तो लोग सो गए, जानते नहीं अपने बारे में कि सच में असली अधिकार हमारे पास है। कभी कभी कोई मुद्दा ऐसा आता है कि आंदोलन का रूप ले लेता है, तब लोगों को थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ जी, हमने आंदोलन किया, सरकार झुक गई, सरकार ने हमारे पक्ष में या देश के हित में ये कानून बनाया। तो वो थोड़े समय के लिए एहसास होगा, फिर भूल जाएंगे, सो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और ख़ुद के लिए भी कि असली शक्ति जो है वो भारत के लोगों के पास है। असली संप्रभुता हमारे पास है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य का स्वतंत्र अधिकार जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। ये अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि संप्रभुता का क्या मतलब है। 3-4 कथन दे दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें भारतीय संप्रभुता को दर्शाती हैं। आप कैसे जानेंगे? अगर आपने इतना समझ लिया कि देखिए, बाहर की कोई भी शक्ति, कोई भी देश, कोई भी राज्य हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कानून कैसे बनाना है, हमें अपनी संस्थाओं को कैसे चलाना है, हमें शासन कैसे करना है। हम पूरी तरह से आज़ाद हैं अपने सारे फैसले लेने के लिए, चाहे विदेश नीति हो, आर्थिक फैसले हों, समाज की बात हो। ये भारत की सरकार, भारत के लोग ये फैसला करेंगे। इसे हम कहते हैं संप्रभुता। ठीक है। संप्रभु शब्द का अर्थ है भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार, और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। तो वो सीमाएं क्या हैं? वो हमारे ही द्वारा तय की जाती हैं, कोई बाहरी देश नहीं तय करेगा। ठीक है। एक शब्द है समाजवादी। इसका अर्थ है समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाप्त होती है। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? हाँ, मैंने इसलिए पॉज किया था क्योंकि समाजवाद का एग्जैक्ट अर्थ दिमाग में गूंजने लगा था। कई बार ऐसा होता है ना कि एक शब्द हमने पढ़ा, उसके तहत कुछ बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ और भी हमें पता है, तो वो ओवरलैप करता है। देखिए, जो समाजवाद है अपने आप में, सिर्फ अभी भारत के संदर्भ में मत बात करिए। समाजवाद का मतलब है पूरी तरह से आप समानता लेके आ जाइए। आय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, रहन सहन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, पहनावे में अंतर नहीं होना चाहिए। उसी का एक थोड़ा सा और कड़वा रूप और कठोर रूप है साम्यवाद। ठीक है। वहाँ ये सब करने के लिए सरकार बलपूर्वक कार्रवाई कर सकती है, जैसे चाइना में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार ये सोचती नहीं कि लोगों को तकलीफ होगी, क्या होगी, बस ये करना है तो करना है, चाहे किसी को मारना भी पड़े तो मार दो। भारत में समाजवाद को थोड़ा सा अलग तरीके से लिया गया है कि अगर हमने समाजवाद को लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से कुछ और रूप दिया तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। हमने क्या किया है, इसे ये कहा कि भाई मिश्रित व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक, ये दोनों साथ में मिलकर काम करें। समाजवाद में निजी क्षेत्र की संप्रभुता को या उसकी महत्व को एक तरह से इग्नोर किया जाता है कि भाई बाजार अपने हिसाब से चलने लगेगा, कुछ उद्योगपति अपने हिसाब से फैसले लेंगे, तब तो असमानता बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ जो समाजवाद है उसको अलग रूप में अपनाया गया है कि सरकार भी साथ है, प्राइवेट सेक्टर भी साथ है, और एक साथ मिलकर हम एक मिश्रित व्यवस्था बनाएंगे और समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश करेंगे, भेदभाव नहीं लाएंगे। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये तथ्य कई बार पूछा गया है। अगर आपने पीसीएस परीक्षाएं भी दी हैं तो आपको पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे दोस्त नोट लेने के बाद कहते हैं कि सर ये सिर्फ यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पीसीएस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी अलग से आपके लिए लिखी जाएगी। टॉपिक्स वही हैं, सारी बातें वही हैं, पीसीएस में भी काम आती हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जैसे समाजवाद के बारे में हमने देखा, धर्मनिरपेक्ष भी हमारे यहाँ ये शब्द अलग तरीके से लिया गया है और मुख्य परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता उससे अलग कैसे है, ये समझना है। लेकिन आज जल्दी ही इसको निपटाएंगे, मुख्य परीक्षा में अच्छे से बात करेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। किसी के साथ एक तरफा भेदभाव नहीं होता। हालांकि प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इसमें कुछ खामियां दिखेंगी। जैसी सरकार की भावना होती है उस तरह से कुछ चीज़ें दिखती हैं कि एक पक्ष कहीं झुका दिखता है, कभी कभी नहीं दिखेगा, वो चलता रहता है। लेकिन
सैद्धांतिक तौर पे हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, पंथ निरपेक्षता की, उसमें यही कहा गया है कि हर धर्म, हर संप्रदाय समान रूप से राज्य की नज़र में बना रहेगा और अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है। वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसमें ऐसा है ना कि धर्म चाहे कुछ भी करे, चाहे लोगों पे अन्याय हो रहे हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहे हैं, वो धार्मिक मामला कहलाएगा तो फिर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, एकदम पूरी तरह से कट जाते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ऐसा नहीं है। अगर धार्मिक आचरण के नाम पर मानवाधिकारों का हनन हो, लोगों की हत्या की जाए, तो ऐसी चीज़ें तो नहीं मानी जाएंगी। तो हम पूरी तरह से तटस्थ नहीं हैं, हम देखते रहते हैं कि कहीं कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा। सबका सम्मान करेंगे, सब लोग अच्छे से रहें, अपने धर्म का पालन करें, बढ़ावा भी देंगे हम, लेकिन उसकी आड़ में संविधान के उद्देश्य को भंग नहीं होने देंगे। समानता, संप्रभुता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, इन सब का हनन करने की आज़ादी धर्म के नाम पर नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। ये मॉडल हमारे यहाँ अपनाया गया। ठीक है। इसको कंसेप्चुअली अलग तरीके से फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी जोड़ा गया था, ये भी आप ध्यान रखिए। एक शब्द है लोकतांत्रिक। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लोकतंत्र के बारे में पूरा चैप्टर है, एक पूरी किताब है मेरे ख्याल से, हाई स्कूल वाली जो है पॉलिटी की, उसमें। फिलहाल यहाँ पे क्या कहा गया है लोकतंत्र के बारे में, एनसीईआरटी में जो बात कही गई है उसको आप अच्छे से समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और अंत में ये समझ में आएगा कि ये परफेक्ट मॉडल तो नहीं है, सबसे बढ़िया तो नहीं। एक मिनट रुकिए। तो मैं क्या कह रहा था कि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मॉडल है, वो एकदम अच्छा नहीं है, एब्सोल्युटली बढ़िया नहीं है, लेकिन जितने मॉडल हैं, चाहे राज शासन हो, किसी राजा का शासन हो, चाहे साम्यवादी सरकार हो, समाजवाद हो, उनमें ये बेहतर है। सॉरी, वो बाहर से थोड़ी आवाज़ें आ रही थी तो बीच में कई बार रोकना पड़ा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो अब तक जितनी व्यवस्थाएं उनमें बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कमियां नहीं हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, लेकिन उसके बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या फिर मेंस की जो सीरीज चलेगी उसमें बताऊंगा। फिलहाल इसका जो अर्थ है वो ये है कि भारत के संविधान में संविधान का एक ये स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। इसको आसान भाषा में कहें तो भारत के जो लोग हैं, यानी कि हम और आप, हम अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके माध्यम से अपनी सरकार बनाते हैं और देश को चलाते हैं। यानी कि देश के लोग अपने शासन के, व्यवस्था के, हर चीज़ जो हमारे देश को चलाने के लिए ज़रूरी है उसके हिस्से होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उनका फैसला होता है। आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जो कि नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत कम लोग होने चाहिए तो ही हो पाएगा कि रोज़ कानून बन रहा है, हर आदमी उसमें शामिल हो रहा है और फैसले लिए जा रहे हैं। तो बड़े देशों में तो ये हो नहीं सकता। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाते हैं हम, कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेज देते हैं, भाई तुम जाओ और तुम कानून बनाओ, देश चलाओ, हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारे ही माध्यम से हो रहा है, लेकिन प्रतिनिधियों के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं लोकतंत्र के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से कम ही पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, गणतंत्र एक शब्द है, यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का जो मुखिया है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। इस पर 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब कथन ये यूज़ किया गया है कि गणतंत्र का क्या मतलब है, या फिर इसी को अलग तरीके से पूछा गया, पीसेस में भी पूछा गया। भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। बहुत जगहों पर राजतंत्र है, जैसे कि ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्र है। लोकतंत्र है लेकिन वो राजतंत्र वाला सिस्टम है कि जो मुखिया हैं वो राजा, महाराजा, महारानी, ये लोग हैं, उन्हीं के नाम पर सरकार चलती है। मतलब भले ही आप कहें कि दिखाने के लिए है, एक स्टैंप जैसा है, लेकिन है तो मुखिया वही, और वंशानुगत रूप से आगे आ रहे हैं कि उनके उसका जो बच्चा होगा वो अगला मतलब राजा, महारानी जो भी है वो बनेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो मुखिया होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसे गणतंत्र कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य, वैसे तो हमने इसके पहले अभी हमने चर्चा किया था, थोड़ा सा और समझ लीजिए। संविधान सर्वोच्च कानून है और यह समाज में अखंडता बनाए रखने और एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए
नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा देना है। ये सामान्य सी बातें, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। अच्छा, इसको प्राप्त करने में जो सहायक कारक हैं वो ध्यान रखना है। वो जो बंधुता है, स्वतंत्रता, ये सारी बातें, जो भी उद्देश्य है हमारा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं उन्हें भी बताया गया है। जैसे कि न्याय की बात की गई है। भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखना ये आवश्यक है। इसमें 3 तत्व शामिल हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं। यानी कि हम 3 तरह के न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में और वर्तमान सिनेरियो देखेंगे तो पता चलेगा कि अन्याय तीनों जगहों पे है। न्याय तो है ही, लेकिन अन्याय भी बहुत है। आर्थिक लेवल पे भी कुछ ही लोगों को ज़्यादा लाभ होता है, समाज में कुछ लोगों को अनावश्यक बढ़त मिल जाती है, राजनीति में भी कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है, चाहे परिवारवाद के माध्यम से हो, चाहे बाहुबल के माध्यम से हो। फिलहाल हमारा उद्देश्य है कि इन तीनों क्षेत्रों में न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म, इन सबों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा समाज होना चाहिए। आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि लोगों द्वारा उनके धन, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो तो तुम दोनों के साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए और सभी लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कमाने के अवसर मिलने चाहिए। आज के समय में समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन लोग इधर ध्यान नहीं दे पाते और दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको अलग अलग चीज़ों में उलझाया गया है। बहुत सारी जगहों पे उलझे हुए हैं, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है या देने नहीं दिया जा रहा है, जो मीडिया है और भी चीज़ों के माध्यम से, कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों के पास, युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। अब वो बस रील्स देख रहे हैं। अब जब संकट आएगा तो फिर देखा जाएगा क्या होगा, लोग उनका शोषण करेंगे। राजनीतिक न्याय की बात करें तो सभी लोगों को राजनीतिक अवसरों में भाग लेने के लिए बिना किसी भेदभाव के समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार होना चाहिए। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा कि समानता नहीं है, कुछ पार्टियों को विशेष लाभ मिल जाता है, खासतौर से जो सरकार में हैं उनको विशेष लाभ मिल जाता है। इसको ऑफिशियली नहीं लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ऐसा होता है। गांव के लेवल पे भी होता है, बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ पाते, बहुत भेदभाव होता है, कई सारी दिक्कतें हैं। तो राजनीतिक लेवल पे भी, और ये बातें मैं प्रीलिम्स के नज़रिए से आपसे नहीं कह रहा हूँ, मेंस में जब आप आंसर लिखेंगे वहाँ ये बातें काम आ सकती हैं। प्रीलिम्स में ये हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को समझने में। समानता की बात की गई है, इसका क्या मतलब है? समाज के किसी भी वर्ग के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, सब लोग बराबर हैं और सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के हर चीज़ के लिए समान अवसर दिए गए हैं। सभी लोगों को कानून के सामने हर कोई बराबर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमारे संविधान में बात कही गई है, लेकिन कुछ विशेष अधिकार इसमें है। जब हम राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तो उनको कुछ चीज़ों से आप देखेंगे कि विशेष अधिकार मिले हुए हैं। लिबर्टी एक शब्द है, स्वतंत्रता। इसका अर्थ है लोगों को अपने जीवन का तरीका चुनने, समाज में राजनीतिक विचार और व्यवहार करने की स्वतंत्रता ये होनी चाहिए। आप कैसे खाएंगे, पिएंगे, कैसे उठेंगे, बैठेंगे, अगर इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो किसी को अधिकार नहीं होगा कि आपको रोके। ठीक है, राजनीतिक विचार आप रख सकते हैं, हालांकि कभी कभी मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। आप अपने हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखनी यह है किसी भी तरह की आज़ादी का एक ही लिमिट होता है कि वो आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक किसी और की आज़ादी ना छीन रही हो। अब मुझे नाचने का अधिकार है, आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाचते नाचते किसी की फसल बर्बाद कर दूँ, कूद जाए सरसों के खेत में, पूरा एकदम ख़राब कर दिए फसल। या मुझे गाना सुनने का अधिकार है, इतनी आज़ादी है तो मैं इतना तेज़ गाना बजाऊँ कि पूरे आस पड़ोस में वो हो जाए, हंगामा हो जाए, कोई बच्चे पढ़ना चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई शांति से सोना चाहे नहीं सो पा रहा है। तो ऐसे नहीं, स्वतंत्रता है अपने हिसाब से जीने की, हर चीज़ करने की, लेकिन दूसरों की आज़ादी का हनन नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी तो आज़ादी है अपने हिसाब से सोने की, शांति से, ये ध्यान रखना होता है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि स्वतंत्रता की लिमिट क्या होती है,
ठीक है। अच्छा, आगे बंधुत्व की बात की गई है। हाँ, यहाँ पे लिखा तो है, स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा में करेंगे। बंधुत्व, भ्रातृत्व, इस शब्द का अर्थ है देश और सभी लोगों के साथ भाईचारे की भावना होनी चाहिए, भावनात्मक लगाव होना चाहिए। इस मामले में मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से फील होता है, महसूस होता है कि हम पिछड़े हैं, थोड़ा सा पहले से पिछड़ गए हैं। अभी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे और भी कहीं आने जाने में कुछ लोग मिल जाते हैं, पता नहीं क्यों इस समझ नहीं पाते कि राजनैतिक चाल में लोग ऐसे फंस गए हैं कि एक दूसरे के प्रति बिना कुछ जाने समझे ही नफरत महसूस करते हैं। खास तौर से किसी खास धर्म को लेके हिंदू जो हैं उनके दिमाग में ये बिठाया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमानों के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। भाई सब इंसान हैं, हर वर्ग के लोग अच्छे भी हो सकते हैं, उनमें कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन में वोट के लिए ऐसा बैठा दिया, क्योंकि जब तक ये फार्मूला अच्छे से नहीं अपनाया जाएगा लोग बंटेंगे नहीं, और जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा तब तक एक खास वर्ग की मानसिकता वाले लोगों को वोट नहीं मिलेगा। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सरकार भी उम्मीद करती है, ध्यान रखिएगा, जो सरकारें जाति धर्म का नाम लेकर वोट पाने की कोशिश करती हैं वो भी आपसे उम्मीद करती हैं कि भाई तुम तो संभाल लो। आप इस लेवल पे आ चुके हैं, बौद्धिक लेवल पे, कि कम से कम आपके अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि आप किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष के प्रति नेगेटिव भावना रखें, घृणा की का भाव रखें। अगर ऐसा है तो समझिए कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई है, वो लेवल नहीं आया जिसे हम कहते हैं कि सभ्य हम हैं। ये कमियां हैं तो उसे दूर किया जाना चाहिए। फिलहाल बंधुत्व, भ्रातृत्व वही मतलब भाईचारे की भावना, वो बढ़ाने का उद्देश्य है। भाईचारा राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। उद्देश्यों का महत्व, यह जीवन का एक तरीका प्रदान करता है। इसमें एक सुखी जीवन की धारणा के रूप में बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता शामिल है और जिसे एक दूसरे से नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, आपको ये समझना चाहिए कि ये सारा जो प्रपंच है, संविधान लिखो, सरकार बनाओ, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, ये क्यों इंसानों ने क्यों बनाया होगा इसको? कभी सोचा आपने? क्या ज़रूरत है संविधान लिखने की, सरकार बनाने की? जब आप इसको गहराई से सोचेंगे, और सोचना ही चाहिए, निबंध लिखना है बढ़िया, तो ये सोचना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है चीज़ें जटिल होती गई हैं। समाज को कंट्रोल करना और मैनेज करना जटिल होता गया, इसलिए अलग अलग प्रणालियाँ बनाई गई हैं। अब भारतीय संविधान की बात करें तो कुल मिला के उसका जो निचोड़ है वो यही है कि हर इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सके। कानून बनाए जाते हैं, व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह के ऐसे तंत्र विकसित किए गए हैं कि लोगों का जीवन आसान हो सके। बस इनका जब दुरुपयोग होता है तो आसान होने की बजाय चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कोर्ट बनाया गया है इसलिए कि कोई विवाद आ गया तो जल्दी से सुलझा के आदमी आगे बढ़े, लेकिन कोर्ट ही कभी कभी समस्या बन जाता है, 20 साल 30 साल तक मामले चलते हैं। पुलिस बनाई गई है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ना हावी हो जाएं समाज पे, लेकिन जब पुलिस ही अपराध करने लग जाती है तो दिक्कत होता है। ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखिए कि अगर स्वतंत्रता नहीं है तो समानता भी नहीं हो सकती। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, और न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ बंधुत्व है वहाँ पर समानता भी आ जाएगी और एक दूसरे की आज़ादी की रिस्पेक्ट भी होगी। जहाँ आज़ादी है वहाँ पर धीरे धीरे समानता भी आएगी और बंधुत्व भी बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप। अच्छा, वही बात यहाँ लिखी है, समानता के बिना स्वतंत्रता अनेकों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। ये कथन सीधा सीधा यूपीएससी ने अगर दे दिया तो आपसे गलती हो सकती है, अगर आपने नहीं समझा है तो। ये तीनों कथन मान लीजिए दे दिया गया और पूछ लिया गया, 4 कथन है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप पहले समझ लेंगे तभी तो। देखिए, समानता के बिना अगर बराबरी नहीं है तो आज़ादी जो मिल जाएगी वो अनेकों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई गैंगस्टर है, बाज़ार में लोगों को दौड़ा के मार रहा है किसी को, बाकी लोग
चुपचाप खड़े हैं। ये क्या है? ये ऐसा है कि कुछ लोगों का प्रभुत्व हो गया है बाकी लोगों पर, क्योंकि समानता नहीं है, उनके पास पावर है, हथियार है और भी चीज़ें हैं। तो ये असमानता का ही एक वो है, क्या कहते हैं, उदाहरण है। और भी उदाहरण हो सकते हैं। आज़ादी के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी। जैसे सब लोग समान हैं, सभी बराबर हैं, लेकिन आज़ादी नहीं है तो कोई इनोवेशन लाना हो, कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ नया करना चाहता है, कुछ नई पहल करना चाहता है, नहीं कर पाएंगे, आज़ादी ही नहीं है। बस सब समान है, सब दो रोटी खाएंगे, सब 8 बजे सो जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था आपने बना दी। तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हम बॉडी बना लें, हम बॉडी बिल्डर बन जाएं, नहीं बन पाएगा, क्योंकि समानता है, आपको बराबर ही खाना मिलेगा। मान लीजिए कि ऐसी समानता है कि आपके पास हर महीने 2,000 रुपये ही मिलेंगे। कोई आदमी चाहता है कि हम इन्वेस्ट करके एक कंपनी खड़ी कर दें 5 लाख की, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पैसे देने से रोक दिया जाएगा। तो आज़ादी अगर नहीं रहेगी और समानता आ गई, जैसे कि साम्यवाद, समाजवाद का जो कट्टर रूप है उसमें दिख सकता है कभी कभी, हालांकि प्रैक्टिकली अभी कहीं है नहीं दुनिया में, लेकिन जो फिलॉसफी है उसमें ये बात कही जाती है। तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अच्छा, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा कर देगी। बंधुत्व नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, और आज़ादी खुली छूट दे दी गई है। अब क्या होगा? मान लीजिए हम पड़ोस में आप हैं और मैं हूँ, हमारे बीच में बंधुत्व तो नहीं है। अब मुझे आज़ादी है कुछ भी करने की, आपको आज़ादी है कुछ भी करने की, तो हो सकता है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब करें। मेरे पास अगर ज़्यादा शक्ति है तो मैं आप पर हावी हो जाऊंगा, आप में ज़्यादा शक्ति है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी तरह की, तो आप मुझ पर हावी हो जाएंगे। तो बंधुत्व अगर नहीं है तो स्वतंत्रता भी नुकसान कर देगी, लोग हावी हो जाएंगे दूसरों पे, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम नहीं है। जब एक दूसरे से प्रेम होता है तो इंसान इस बात का ध्यान रखता है कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीज़ों का एक स्वाभाविक पाठ्यक्रम नहीं बन सकती। ये भी सही बात है। तो ये कुछ ऐसे कथन हैं जिनको अगर आपने समझ लिया, मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया है, तो ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। वरना क्या होता है, जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी, अरे बाप रे, यूपीएससी ने पता नहीं क्या पूछ दिया है कि स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी। अब पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, चलो छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। अभी आपने समझ लिया, मस्त। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की जो स्थिति है उसे भी समझना ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जिसकी एक झलक हमने शुरुआत में देखी थी, लेकिन थोड़ा और समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना पर सर्वोच्च न्यायालय में कई बार चर्चा होती है और कई मामले इसमें आए हैं जो आपको समझना चाहिए। बेरुबारी मामला आया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो बेरुबारी संघ से संबंधित भारत पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन पर था और उन परिक्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए था जिन पर विचार करने के लिए 8 सदस्यों वाली पीठ का निर्णय लिया गया था। ठीक है। अब देखिए, बेरुबारी मामले के माध्यम से कोर्ट ने कहा, क्या कहा, ध्यान से समझिए। प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है। मतलब प्रस्तावना में आप पढ़ के जान जाएंगे कि जो लोग लिख रहे थे संविधान को, उनके दिमाग में चल क्या रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। मान लीजिए कैसे ऐसे कथन वाले प्रश्न पूछ लिए गए कि किस मामले में बात कही गई थी कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, समझ जाएंगे बेरुबारी अगर पढ़ा है तो। लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, ये भी ध्यान रखिए। उस समय ये नहीं कहा गया था कि ये संविधान का भाग है। हाँ ठीक है, इससे पता चल जाएगा संविधान के निर्माता क्या कह रहे थे, लेकिन संविधान का हिस्सा थोड़ी ना है, ये बात कही गई थी बेरुबारी मामले में। इसलिए यह कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है। यहाँ भी ये बात कही गई थी कि ये लागू नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मामला आया, इसके बारे में तो आप खूब पढ़ते हैं। इस मामले में पहली बार एक रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच इकट्ठी हुई थी और इस मामले में कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये ध्यान से समझिए। पूछा जाता है, पूछा भी गया कई बार। ये देखिए, संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का अंग माना जाएगा। ये बात किस मामले में कही गई थी, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है।
लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हमने पढ़ा था, लेकिन वो अलग एंगल से पढ़ा था। अब ये समझ में आ रहा है कि किस वाद में ये बात क्लियर हुई थी। पहली बात कि ये संविधान का अंग है भाई, इसको अलग फाड़ के थोड़ी फेंक देंगे। अगर इसको निकाल दिया जाए तो आप कैसे जानेंगे कि संविधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका तो अंग है ही। और ये भी कहा गया था कि ये जो विधियां हैं, जो प्रावधान है संविधान के से संबंधित, उनकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान के प्रारंभिक भाग का हिस्सा है। 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का भिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में सीधे लागू करने योग्य नहीं है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। आप जानते हैं संशोधन हो सकता है, हुआ भी है। 42वां संशोधन जो है हुआ था 1976 में। केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। संविधान के अंदर संशोधन करने के कई तरीके हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद इसके तहत। लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखिए। एक तो होता है मूल स्ट्रक्चर, जो ओवरऑल हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन प्रस्तावना में भी जो मूल बात कही गई है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अभी आप देखें कुछ शब्द जोड़े गए हैं, ये शब्द हमारे उद्देश्यों को और क्लियर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी मूल भावना को हटा के रिप्लेस करके कुछ नया आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप संशोधन करिए, मूल संरचना में आप बदलाव नहीं करेंगे। अभी तक 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया। मान लीजिए किसी दिन UPSC के किसी मेंबर का मूड आया और ऐसे ही खेल खेल में उसने सोचा चलो ऐसा बना देते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में 3 बार संशोधन किए गए और 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अब बताइए, तो आपने तो पढ़ा ही है। मैंने अभी इसी लेक्चर में कहीं आपको बताया था कि जो चीज़ फ्लो में पढ़ते पढ़ते हम आदी हो जाते हैं, वहीं पर फिसलने की संभावना भी रहती है। थोड़ा सा ट्रिक लगाया, जैसे धन विधेयक के बारे में 2024 में पूछ लिया था UPSC ने, पढ़ते रहे 110, 110, 109 पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिसलने की संभावना है यहाँ पे कि 3 शब्द दे दिए हैं, इसी पे आप फंस जाएंगे कि हाँ 42वां संशोधन ये भी मैंने पढ़ा, ये भी मैंने पढ़ा, ये भी सब बातें सही हैं। एक शब्द उसमें जोड़ दिया कि 3 बार संशोधन किया गया। 3 बार नहीं, एक ही बार किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत होता है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, फेल होने वालों में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बड़ी गलतियां नहीं करते। ऐसा नहीं कि जो एकदम ब्लंडर हो गया, छोटी छोटी गलतियां, फिसलन वाली गलतियां, सिली मिस्टेक्स जिनको हम बोलते हैं, कि बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, थोड़ी जल्दबाजी कर दिए, ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की, और पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, सब कुछ तैयार था, फिर भी गलती हो गई। यही सब गलतियां होती हैं, यही तो मैं ध्यान दिला रहा हूँ आपको। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच में जोड़ा गया। ये क्रम UPSC ने पूछा था 2021 में कि क्रम बताइए। उसके पहले भी पूछा गया है, विशेष परीक्षा में कई बार पूछा गया इस क्रम को। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। पहले ये शब्द था, अब कहा गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ा, समझा अच्छे से। अब हम संविधान दिवस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। तो देखते हैं, सबसे पहले हम परिचय की बात कर लेते हैं। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो यही बात याद रखिए। इस दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसकी वजह से हम मनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये और ये, इन दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। मैंने इनडायरेक्टली बताया भी अभी तथ्य, प्रस्तावना की बात कर रहे थे। तो 19 नवंबर 2015 को ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपसे पूछा जा सकता है। UPSC ऐसे कथन बनाती है कि ये कब से शुरू किया गया। 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। यानी कि ये बात कही गई थी कि 26 नवंबर को हम मनाएंगे। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। संविधान का निर्माण हुआ था, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, सीधे सीधे तथ्य हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1934 में एम एन राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। ये भी कई बार पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है। पीसीएस में सीधा सीधा पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ था। पहले यूपीएससी ने शुरू में यही वाला पूछा था, बाद में कई प्रश्न आए हैं तो कथनों में डाला गया है इसको। ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान की सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए 13 समितियों का गठन किया था। ये कथन तथ्य महत्वपूर्ण है। इसमें 8 प्रमुख थी समितियां, बाकी छोटी छोटी थीं। प्रमुख समितियों और समितियां और उनके प्रमुखों की सूची यहाँ दी जा रही है, उन्हें देख लीजिए और रट लीजिएगा। नोट आपके पास है, नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं लगातार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बस इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत बेसिक देख लिया, आराम से निकालेंगे बिना किसी टेंशन के, तो इसे रट लीजिएगा। मसौदा समिति बनाई गई थी, ड्राफ्ट कमेटी, अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है प्रांतीय वाले में और अभी राज्य समिति के लिए, ये जो है इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति के नियम के लिए राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये प्रमुख समितियां थीं। इसके बाद हम आते हैं कुछ और तथ्यों को देखते हैं। ये पीसीएस में ये कथन कई बार पूछा गया। मैं बार बार कह रहा हूँ पीसीएस में पूछा गया, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारे लिए शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये गलती करने वाले खूब फेल होते हैं। बहुत सारे तथ्य आप देखेंगे कि पहले पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। पीसीएस परीक्षा मैंने सबूत दिखाते समय बताया था, यूपी पीसीएस में 1992 में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, और बाद में जाके यूपीएससी ने पूछ लिया। तो बात सिर्फ यह है कि मैं याद दिला रहा हूँ कि ये पीसीएस में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया। आपके लिए ये बातें, ये तथ्य, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी है, याद रखना है। एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली हमारे यहाँ है। इस पे अलग से हम पढ़ेंगे कि कौन सी एकात्मक विशेषताएं हैं, कौन सी संघीय विशेषताएं हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप हमने अपनाया है, ये संविधान की विशेषताओं में पूछा जा सकता है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, ये तो पुराना तथ्य हो गया है। बचपन में आपने भी इसको खूब रटा होगा और उपलब्धि महसूस हो गई होगी कि हाँ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और आपसे किसी ने पूछ दिया, आपने बता दिया, वाह क्या बात है। फिलहाल ये पूछा भी जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता। अब किसी दिन मूड खराब हो जाए किसी पीसीएस परीक्षा में किसी का, तो वो अलग बात है, फिर भी ध्यान रहना चाहिए। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थी, वो हाथों से लिखी गई थी, और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी थी। संविधान किया होना चाहिए था, ठीक है, तो इन्होंने लिखा था, नाम पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जब ये मैं अधिनियम आपको पढ़ा रहा था आज ही, तो मैंने याद दिलाया था कि इस तरह की बातें आगे भी आपको मिलेंगी और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ हमने लिया, अभी देखिए स्रोत हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें भी आपको दिखेगा कि क्या क्या हमने लिया है। मेन बातें तो वही से आई हैं। आप कह सकते हैं कि वो पूर्व वर्जन है इसका, हमारे संविधान का। सबसे पहले वो बनाया गया और एक तरह का वो संविधान ही था, हमारा असली ढांचा वहाँ से बनाया गया। फिर उसके बाद से अपने संविधान में हमने थोड़ा बहुत हेरफेर किया और उसे अपनाया गया। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है, और उसी चीज़ को यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। रटना है इसे, मेरे कहने से बात नहीं बनेगी, इसे याद कर लेना है, पूछा जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पीसीएस का एक तथ्य आपका तैयार हो गया। अब अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सरकार की संघीय संरचना, ये हमने लिया है। निर्वाचन मंडल जो हम बनाते हैं वो
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, इसमें से बहुत सारे तथ्य हैं जिनको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो इसी सीरीज में आपको भी मिल जाएंगी। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होंगे, ये पूछा जाता है। कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से। कानून के तहत समान सुरक्षा होगी सबकी, ये बात। ब्रिटेन की संविधान से हमने क्या लिया है? सरकार का संसदीय स्वरूप, वहाँ पे पहले से संसद थी तो हमने सोचा कि ये तो बढ़िया है और हमारे यहाँ यही लागू किया गया था, इसी व्यवस्था के तहत काम चल रहा था, तो सोचा ठीक है अडॉप्ट कर लेते हैं, बना बनाया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एकल नागरिकता का विचार हमने वहाँ से लिया। कानून के शासन का विचार लिया। अध्यक्ष की संस्था और उसकी भूमिका, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, कानून बनाने की प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से क्या है? सरकार का एक अर्धसंघीय स्वरूप, एक मजबूत केंद्र के साथ साथ एक संघीय प्रणाली। मतलब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है ना, केंद्र मतलब जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं, और उसका कारण भी है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे राज्य अलग होना चाहते थे। आपने ये कहानी पढ़ी होगी, इतिहास में हम पढ़ेंगे भी कि भाई कैसे वल्लभ भाई पटेल और बाकी नेताओं के अथक प्रयास से, उनकी मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो इसका डर था कि आगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि राज्य फिर अलग होना चाहें। अभी भी बहुत सारे राज्य अलग होना चाहते हैं। पूर्वोत्तर के नागालैंड की कहानी आप जानते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र को थोड़ा मजबूत बनाया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का वितरण हमने यहाँ से लिया है। केंद्र सरकार द्वारा बरकरार रखी गई अवशिष्ट शक्तियाँ, जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, अवशिष्ट शक्ति है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने की थी। ठीक है। अच्छा, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। खूब पूछा गया, यूपीएससी ने भी पूछा है, विशेष परीक्षाओं में धड़ल्ले से पूछा जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यहीं से हमने लिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो भी यहीं से हमने सीखा है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने यहाँ से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है भाई? देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। यहाँ भी हम मूल अधिकारों में पढ़ेंगे आगे। यह हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। सामान्य संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर भी संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। सॉरी, मेन बात यह है जो पूछा जाता है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विचार हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। संघ सूची है, मतलब केंद्र की सरकार उसमें बनाएगी कानून। राज्य सूची, एक समवर्ती सूची होनी चाहिए भाई। बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और ग्राउंड लेवल पे भी सरकारों को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इसको समवर्ती सूची में डाल दिया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद से सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर, जिसमें से बहुत सारे देश बन गए हैं 12-13, और जो बच गया है वो रूस बच गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि असली पेड़ बच गया है, उसकी डालियाँ अलग अलग हो गई हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रूस के संविधान से हमने क्या लिया, कभी कभी पूछ लेते सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया। तो ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और जो हमने व्यवस्था बनाई है अर्थव्यवस्था के लिए, तो अर्थव्यवस्था के विकास की निगरानी के लिए एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना आयोग की बात की गई थी। हमने योजना आयोग बनाया और बहुत लंबे समय तक योजना आयोग ने काम भी किया, नीति आयोग से पहले तक। तो ये हमने कहाँ से सीखा था? सोवियत संघ से। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है क्या? कई सारे आलोचकों ने ये बात कही है। इसका बहुत अच्छा तर्क भी दिया जाता है, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे कि भाई हमने अपने अनुसार जो हमें ठीक लगता है, ऐसा तो नहीं कि हमने सब कुछ ले लिया, चाइना से फिर कायने ले लिया साम्यवाद। तो जो हमारे लिए अच्छा था वो हमने सीखा है। पहले से वो चीज़ें चल रही थी, उसको हमने टेस्ट किया कि हाँ बढ़िया चल रहा है, उससे हमने अपनाया। तो इसमें कुछ उधार लेने जैसी बात नहीं है, सीखा है, प्रेरित हुए हैं। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया संविधान में और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, चुनाव और उनको चुना जाना, नामांकित किया जाना, वो थोड़ा सा अंतर है, तो आप समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
जर्मनी से हमने क्या सीखा भाई, संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल लगता है, वो हमने जर्मनी से सीखा है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, इस पर हम अलग से विस्तार से बात करेंगे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या असर पड़ता है, किन्हें निलंबित किया जा सकता है, किन्हें नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। और भी है क्या होना चाहिए। रूस, ये फिर से रिपीट हो गया, रूस के संविधान से, वही सोवियत संघ वाला जो है ना मूल कर्तव्य, और ये तो इसको आप ओवरलैप मान लीजिए, एक ही मान लीजिए। जापान से हमने क्या सीखा है भाई, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने यहाँ से सीखा है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ से हमने क्या सीखा है, संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, इससे संबंधित वो मूल अधिकारों का हटना, थोड़ा सा अंतर है उसमें जापान वाले में और इसमें। लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायतंत्र जो भी हमारे यहाँ जुडिशरी की व्यवस्था है, प्रशासनिक विवरण जो भी प्रशासन हमारे यहाँ व्यवस्थित किया गया है, ये सब कुछ हमने यहाँ से सीखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर रटने वाली बातें हैं, और एक ख़ास बात यह है ना कि यह है बहुत छोटा सा, 12 अनुसूचियाँ हैं, उन्हें आपको रट लेना है। और यूपीएससी खूब धड़ल्ले से क्वेश्चंस पूछे जा रही है, पीसीएस में बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो टॉपिक्स आपको दिख जाते हैं कि बस थोड़ा सा ही समय देना है और एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा, उसे तुरंत आपको तैयार कर लेना चाहिए। आपके पास नोट है, तुरंत इसे रट लीजिए। आज ही रट लेंगे तो रिवीजन में आसानी रहेगी। ये सोचेंगे कि चलो जान गए ना, एग्ज़ाम के टाइम रट लेंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम जब याद करेंगे तो याद ही नहीं होगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में करेंगे और आपने इसके पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वो गलती फिर मत दोहराइए। अभी समय है, रिलैक्स है, आराम से पढ़ रहे हैं, तो अभी इसी समय आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण विषयों को अलग अलग सूचियों में डाल दिया गया ताकि इस संविधान को समझना आसान हो जाए, चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाए। पहली अनुसूची में क्या है, इसमें राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र और संघ तथा राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में पता चलता है। दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है, शपथ ग्रहण होता है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, ये बताया गया है। और इसी तरह से पाँचवीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाँचवीं, छठवीं, यहाँ से आगे 12वीं तक, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, पाँचवीं में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठवीं भी लगभग वैसा ही है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में है, यहाँ के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। सातवीं अनुसूची में क्या है, ये ध्यान रख लीजिए, केंद्र सरकार और राज्य, इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस कर लिया। संघ सूची बनाई गई है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची के तहत है। 8वीं में क्या है, 22 भाषाओं की बात की गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान के तहत। और इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि लास्ट की 4 कौन है, तो वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको इसी सीरीज़ की नोट में आपको मिल जाएगी। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी कानून प्रथम संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, कि ये व्यवस्था की गई थी कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून बना के डाल दिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय उस पे उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, न्यायालय में नहीं जा सकते, और ये बात अभी भी लागू होती है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या फिर वो संविधान की मूल ढांचा के विपरीत है, तो चाहे आप कहीं भी डाल दीजिए, वो रद्द होगा, उस सीमा तक रद्द होगा जिस सीमा तक वो उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये बात है। 10वीं अनुसूची आप जानते हैं, चिर परिचित टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 1985 की बात है। ठीक है, ये तो पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची में क्या है, ये भी हम पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। पंचायत की शक्तियां हैं, इसमें प्राधिकार हैं, जिम्मेदारियां हैं। 29 विषय पंचायती राज के लिए दिए गए हैं, 73वें संविधान संशोधन से 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और
12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की बात की, उनकी अधिकार, शक्तियाँ, गठन, जिम्मेदारियाँ, ये सब। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं 29 और 18 में। तो जो ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा है उसको ज़्यादा विषय दिए गए हैं 29 पंचायत के लिए। उसके बाद शहर बस गए, विषय थोड़े कम कर दिए गए हैं। कुछ भी ट्रिक लगाइए, कोई भी कहानी बना लीजिए, इसमें 18 विषय, ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मूल अधिकार है। मूल अधिकार एक बड़ा टॉपिक है और बहुत विस्तार से हम इसे पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास यहीं रोक दी जाए। आपके लिए एक सलाह ये है कि आपको नंबर दिया गया है, जाइए नोट लीजिए, और पूरी नोट आपको दे दी जाएगी ये वाली। ये अभी तो वीडियो लंबे समय तक आएगी। नोट आप तुरंत लीजिए, बार बार उसे पढ़िए, फिर जब लेक्चर आएगा तब और अच्छे से आप उसे रिवाइज़ करेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। नोट पढ़ने में अगर आपने कहीं चीज़ें छोड़ दी होंगी, जब वीडियो देखेंगे तब समझ में, अच्छा इसको ऐसे पढ़ना था, ऐसे समझना था, तब असली मज़ा आएगा। और फिर देखिएगा आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है, कितनी आसानी से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। फ़िलहाल आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।